मुंह परिवार के बड़े बेटे की जगह केवल एक ही व्यक्ति ले सकता था। असली बेटा घर लौटने से पहले ही मैं उसके साथ सभी संसाधनों और अधिकारों के लिए लड़ने की तैयारी कर चुका था। लेकिन उसके घर आने से ठीक एक रात पहले मैं इस दुनिया में आ गया। किसी अमीर खानदान के बड़े बेटे की पहचान मुझे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती थी। आखिर मैं वह आदमी था जो पहले ही सम्राट बन चुका था। आधुनिक दुनिया में पड़े रहने से कहीं बेहतर था कि मैं वापस जाकर फिर से सम्राट बनूं। जब असली बेटा मुंह तोंग घर लौटा, तो उसने जो दृश्य देखा, वह कुछ ऐसा था। मैं पेड़ पर खड़ा फंदे को ठीक कर रहा था। रस्सी को बार बार अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए भी मैं नीचे खड़े मुंह पिता और मुंह माता को समझाना नहीं भूला। इस सम्राट ने पूरी रात गहराई से विचार किया है। मुझे लगता है कि एक बार और कोशिश की जा सकती है। क्या पता इस बार सफल हो जाऊं। केवल मुंह तोंग ही एक और खड़ा इस पूरे तमाशे को शांत भाव से देख रहा था। उसकी नजर में यह सब सिर्फ नाटक था। सिर्फ घबराए हुए मुंह पिता और मुंह माता ही सच्चाई नहीं समझ पा रहे थे। आखिर कोई सचमुच फांसी थोड़ी लगा लेता है। जब मैंने सुनिश्चित कर लिया कि रस्सी मेरी गर्दन पर अच्छी तरह बंध चुकी है, तो मैं सीधा खड़ा हो गया। फिर नीचे खड़े दोनों बुजुर्गों की ओर हाथ हिलाकर बोला, यह सम्राट अब प्रस्थान करता है। यदि भाग्य ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अगले ही पल मैं दृढ़ निश्चय के साथ कूद गया। और तथ्य यह है, मैं सचमुच फांसी लगाने की हिम्मत रखता था। क्योंकि रस्सी का एक सिरा पेड़ से बंधा था और दूसरा मेरी गर्दन में, इसलिए छलांग की गति से मैं हवा में लटक गया और झूले की तरह आगे पीछे झूलने लगा। मुंह माता की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह डर के मारे वहीं बेहोश हो गईं। पत्नी! मुंह पिता घबराकर उन्हें पकड़ते हुए चिल्लाए। कुछ पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि पहले अपनी पत्नी को बचाएं या मुझे। मैं हवा में इधर उधर झूलता रहा। कई चक्कर लगाने के बाद भी मेरी जान नहीं निकली। धीरे धीरे झूले जैसी गति रुक गई। तभी मेरी नजर दूर खड़े मुंह तोंग से मिली। मैं अब भी हवा में लटका हुआ था और उस चेहरे को देख रहा था जो मुंह माता से 7-8 हिस्से तक मिलता जुलता था। तुम ही मुंह तोंग हो? हाँ, मैं ही हूं। मुंह तोंग भी मुझे घूर रहा था। अच्छा है, तुम लौट आए। मैंने पूरी कोशिश की कि चेहरे पर सम्राट जैसी गरिमा बनी रहे। संभल कर रहना था। चाहे मैं फांसी पर ही क्यों न लटका हूं, सम्राट की प्रतिष्ठा जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। मुंह तोंग कुछ सेकंड तक अजीब भाव से मुझे देखता रहा। आखिरकार वह पूछे बिना नहीं रह सका, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं, मैंने गर्दन कसने के बावजूद हठपूर्वक उत्तर दिया। मेरा लाल पड़ चुका चेहरा देखकर मुंह तोंग के होंठ फड़क उठे। न जाने कहां से उसने एक चाकू निकाला और एक ही वार में रस्सी काट दी। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े, मैंने अपनी गर्दन पकड़कर 2 बार खांसा। फिर अविश्वास से बुदबुदाया, इतना करने पर भी नहीं मरा। कोई बात नहीं, इस सम्राट के पास अभी और उपाय हैं। मुतोंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं घूमकर बगल के विशाल पेड़ की ओर दौड़ा और पूरी ताकत से सिर मार दिया। इस बार बेहोश होने की बारी मुंह पिता की थी। पूरा वातावरण कुछ सेकंड के लिए मौत जैसी खामोशी में डूब गया। मैंने सूजे हुए माथे को पकड़कर सिर उठाया। तभी चर्राक की आवाज आई। एक आदमी की बाहों जितना मोटा पेड़ बीच से टूटकर गिर पड़ा। टूट गया। मैंने गिरे हुए पेड़ को देखा, फिर अपने सिर पर निकले हुए बड़े से घूमड़ को छुआ और धीरे से बड़बड़ाया, मरना इतना मुश्किल क्यों है? इसके बाद मैं मुड़कर वहां से चला गया। पीछे केवल मुंहतोंग ही खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। आखिर वह मन ही मन सोच रहा था, तुम्हें मारना सच में बहुत मुश्किल है। मेरी गर्दन और सिर पर दवा लगा दी गई थी। मुंह पिता और मुंह माता भी धीरे धीरे होश में आ गए। दोनों की हालत इतनी कमजोर लग रही थी कि मानो किसी बड़ी बीमारी से उठे हों। लेकिन मैं, जिसके सिर और गर्दन पर पट्टियां ही पट्टियां बंधी थीं और जो उनसे भी बड़ा मरीज दिखाई दे रहा था, उल्टा पूरी तरह ऊर्जावान खड़ा था। मेरा छोटा बेटा जिंदा है ना? मुंह माता ने होश में आते ही किसी का हाथ पकड़कर घबराते हुए पूछा। जिंदा हूं, मैंने सिर ऊंचा करके बेहद मासूम लेकिन अकड़ भरे अंदाज में जवाब दिया। यह सुनकर मुंह माता ने राहत की लंबी सांस ली और निश्चिंत होकर फिर से बेहोश हो गईं। दोनों बुजुर्गों को आराम की जरूरत थी। मैं और मुतोंग ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे ठीक हैं, चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। मुतोंग मेरी दूर जाती हुई बेफिक्र पीठ को देखता रहा। उसकी भौहें हल्की सी कुड़ी हुई थीं। चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। अगली सुबह आखिरकार चारों लोग शांति से एक साथ नाश्ता करने बैठे। तोंग तोंग, कल परिचय करवाना भूल गई थी, मुंह माता मुस्कुराते हुए बोली। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैं दोनों गाल फुलाए ऐसे खा रहा था जैसे कोई छोटा सा हैमस्टर हो। उनकी आंखों में ममता और स्नेह भरा हुआ था। ये तुम्हारा छोटा भाई मुगे है। क्या ये बहुत प्यारा और आज्ञाकारी नहीं है?
ऐसा लग रहा था मानो वह कल की सारी पागलपन भरी घटनाएं भूल चुकी हों। मूतोंग ने आराम से दूध का एक घूंट लिया। उसकी निगाह मुझ पर टिकी रही, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं की। फिर मुंह माता मेरी ओर मुड़ी। शियाओ बाओ, अब से तोंगतोंग तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे की मदद करनी है और प्यार से रहना है, समझे? मैंने अपने चम्मच और कटोरी नीचे रख दी। फिर सम्राट जैसी शान के साथ हाथ पीछे बांध लिए और सबसे मासूम आवाज में सबसे दबंग बात कही, जब तक वह आज्ञाकारी रहेगा यह सम्राट उसके साथ अन्याय नहीं करेगा। मुंह तोंग की भौं तुरंत सिकुड़ गई, लेकिन मेज के नीचे मुंह माता ने चुपके से उसका पैर खींच लिया। फिर उसकी ओर लगातार आंखें मटकाते हुए बिना आवाज के कहा, दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है। मुंह तोंग ने गहरी सांस ली, फिर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि सचमुच इसका दिमाग खराब हो। नाश्ते के बाद मुंह माता चाहती थीं कि हम दोनों भाई आपस में घुल मिल जाएं, इसलिए उन्होंने कोई बहाना बनाकर बाकी सबको वहां से भेज दिया। कुछ ही देर में विशाल बैठक में केवल मैं और मुंह तोंग रह गए। मुंह तोंग अकेले सोफे पर बैठा चाय पीते हुए किताब पढ़ रहा था और मैं सोफे के बीचों बीच बैठकर टीवी पर चल रहे कार्टून को पूरे ध्यान से देख रहा था। दोनों अपने अपने काम में लगे थे। हैरानी की बात यह थी कि माहौल काफी शांत और सामंजस्यपूर्ण था। फिर कार्टून समाप्त हुआ और टीवी पर समाचार प्रसारित होने लगे। जब टीवी पर समाचार में दुनिया का नक्शा दिखाई दिया तो उसे देखते देखते मुझे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। जितना ज्यादा देखता उतना ही विश्वास नहीं होता। मैं लगभग स्क्रीन के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा। इस नक्शे का आकार मेरे जीते हुए साम्राज्य से अलग क्यों है? यहां तक कि इसका क्षेत्रफल भी मेल नहीं खाता। मैंने टीवी पर दिख रहे नक्शे की ओर उंगली करके मुंतोंग से पूछा, यह क्या वस्तु है? मुंतोंग ने सिर तक नहीं उठाया, बस एक नजर नक्शे पर डाली और आराम से किताब का एक पन्ना पलटते हुए बोला, नक्शा। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और आगे पूछा, आजकल हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना? मेरी चीख सुनकर मुंह तोंग तक चौंक गया। वह बेबसी से मुझे देखने लगा। क्या हुआ? इतना बड़ा क्षेत्रफल सुनकर डर गए? मैं गुस्से से बोला, मेरे साम्राज्य की सीमा तो 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैल चुकी थी। अब केवल 1 करोड़ ही क्यों बचा? धत्त तेरे की, आखिर किसने मेरा राज्य छीन लिया? क्या वे सीमा के बाहर वाले बर्बर लोग थे, या फिर वे समुद्र पार के बदमाश समुद्री डाकू? मैंने होंठ कसकर भींच लिए। मेरी आंखों में खोई हुई भूमि वापस लेने का अग्नि सा क्रोध जल उठा। मुतोंग मुझे ऐसे देख रहा था जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि क्या कहे। तुम क्या करने वाले हो? मैंने पूरी गंभीरता से उत्तर दिया, उसे वापस छीनूंगा। मेरी महान भूमि पर दूसरों का अधिकार कैसे हो सकता है? जो भी मेरे राज्य का अपमान करेगा, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसे दंड अवश्य मिलेगा। हालांकि मेरी आवाज अब भी बच्चे जैसी थी, लेकिन मेरा रौब किसी सम्राट से कम नहीं था। मुंह तोंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि यह पागल आदमी काफी देशभक्त निकला, लेकिन उसके भावुक होने से पहले ही मैंने फिर घोषणा कर दी, उन समुद्री डाकुओं को भी हमारे महान स्वर्गीय साम्राज्य की महिमा के सामने सिर झुकाना होगा। जब यह सम्राट दोबारा सिंहासन पर बैठेगा, तब उन सबको कुचल देगा। मुतोंग के सिर पर मानो काली लकीरें उभर आईं। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, क्या अभी भी इस घर से भागने का समय है? उसे सचमुच लगने लगा था कि यह पूरा परिवार थोड़ा सनकी है। मेरे चेहरे पर देशभक्ति का भाव था, लेकिन मैं पूरे देशों को मिटाने की बातें कर रहा था। मुतोंग ने गहरी सांस ली, किताब उठाई और धीरे धीरे वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा। इस बार उसके हाथ में 2 मोटी किताबें थीं। उसने बिना कुछ कहे वे किताबें सीधे मेरी गोद में रख दीं और फिर चला गया। मैं हैरान होकर किताबों की ओर देखने लगा। उन पर लिखा था, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। पूरी दोपहर लगाकर जब मैंने दोनों किताबें पढ़ डालीं, तो मेरा चेहरा बेहद गंभीर हो गया। मैं सीधे मुतोंग के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, धीरे से दरवाजा खोला और अंदर सिर झांकते हुए पूछा, इस सम्राट की एक शंका है। मैंने सभी इतिहास ग्रंथ पढ़ डाले, लेकिन उनमें मेरे मुंह साम्राज्य का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मुतोंग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या कभी यह संभावना सोची है कि इतिहास में ऐसा कोई साम्राज्य था ही नहीं? असंभव, मैंने तुरंत विरोध किया। तो फिर मेरा मुंह साम्राज्य कहां गया? सम्राट महोदय इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे। इतना बड़ा साम्राज्य आखिर गायब कैसे हो सकता है? मुतोंग के दांत लगभग किटकिटाने लगे। तुम्हें अभी इसी समय यह सब चर्चा करनी है? मैंने पूरी ईमानदारी से पूछा। क्यों नहीं? मुतोंग ने दांत भींचकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी वर्तमान स्थिति बातचीत के लिए उपयुक्त है? तभी मुझे एहसास हुआ कि मुतोंग इस समय बाथटब में बैठा हुआ था।
उसके दोनों हाथ टब के किनारों को कसकर पकड़े हुए थे और वह गुस्से से मुझे घूर रहा था। जरा कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आराम से नहा रहा हो और अचानक दरवाजे पर एक सिर दिखाई दे जाए। फिर वही सिर बड़ी बड़ी आंखों से आपको लगातार घूरता रहे। कौन नहीं डर जाएगा? मैंने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाईं और पूरी सच्चाई के साथ फिर पूछा, क्या सच में उपयुक्त नहीं है? मुतोंग मेरी बेशर्मी पर इतना चिढ़ गया कि हंस पड़ा। फिर चिल्लाया, बाहर निकलो। बाथरूम से निकाल दिए जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गया। उदासी में मैं पूरे घर में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते पिछवाड़े में पहुंच गया। फिर चोरी चोरी स्विमिंग पूल की ओर बढ़ा। मैं उसमें सिर के बल कूदने ही वाला था कि अचानक रुक गया। पूल पूरी तरह खाली था, एक बूंद पानी भी नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने तो सिर्फ पानी बदलने को कहा था, पूरा पानी निकालने को नहीं कहा था। लेकिन मैं जल्दी ही संभल गया। कोई बात नहीं, इस सम्राट के पास अभी एक और योजना है। मैं फिर धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आया, चुपके से दरवाजा बंद किया, फिर अंदर से ताला लगाया और उत्साहित होकर खिड़की की ओर भागा। मैंने पूरी ताकत से खिड़की धकेली, लेकिन वह हिली तक नहीं। करीब जाकर देखा तो पता चला कि उस पर 3 अतिरिक्त ताले लगाए गए थे। मैं दंग रह गया। क्या बात है? क्या ये लोग चोरों से बचाव कर रहे हैं? एक और आत्महत्या योजना असफल हो गई। मैं उदास होकर बड़बड़ाया, आज भी महारानी से नहीं मिल पाया। आज भी षड्यंत्रों से भरा दिन रहा। शाम को मुंह माता खुशी खुशी घर लौटी। बैठक में अपने दोनों आज्ञाकारी बेटों को देखकर उनका मूड और अच्छा हो गया। शियाओबाओय, मुतोंग, आज घर पर तुम दोनों का दिन कैसा बीता? मजा आया? मुंह माता उत्सुकता से चमकती आंखों से हमें देखने लगी। मैंने कर्र कर्र करते हुए तरबूज का एक टुकड़ा काटा, टीवी से नजर हटाए बिना उनकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, ठीक था। ये काफी आज्ञाकारी है। मुंह माता का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर उन्होंने मुंह तोंग की ओर देखा। और तुम्हारा क्या कहना है? मुंह तोंग ने गहरी सांस ली, दांत पीसते हुए बोला, बुरा नहीं। यह भी काफी विकृत है। मुंह माता ने विकृत शब्द को पूरी तरह अनसुना कर दिया। चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा, तुम दोनों ही मां के अच्छे बच्चे हो। फिर उन्हें अचानक कुछ याद आया। अरे हां, देखो तो कौन आया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक तरफ हटकर रास्ता दिया। तब जाकर मुझे और मुतोंग को पता चला कि उनके पीछे कोई और भी खड़ा था। मैंने बस एक बार उसे देखा, फिर तुरंत नजर हटाकर वापस तरबूज खाने और टीवी देखने लगा। लेकिन मुतोंग ने उस व्यक्ति को सिर से पांव तक ध्यान से देखा। उसकी भौं हल्की सी सिकुड़ गई, क्योंकि उस व्यक्ति की निगाह लगातार मुझ पर टिकी हुई थी। वह धीरे से मेरे पास झुका और फुसफुसाकर पूछा, ये कौन है? मैंने सिर तिरछा करके उसे देखा। पता नहीं, थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। शायद कोई ज्यादा करीबी नहीं है, पहचानता नहीं हूं, मुतोंग ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन वह लगातार तुम्हें ही देख रही है। और ठीक उसी समय हम दोनों की आंखों के सामने वह व्यक्ति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक सौम्य और गर्मजोशी भरी मुस्कान थी और वह चमकती आंखों से मुझे देख रहा था। मूगे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं अपनी बाहों में तरबूज लिए कर्र कर्र करके खाता रहा। मैंने तो पलक तक नहीं झपकाई, उसकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मुझसे अभिवादन करने के बाद वह बगल में खड़े मुतोंग की ओर मुड़ा। तुम मुतोंग हो ना? नमस्ते, मेरा नाम लियू शियुए है। लियू शियुए नाम सुनते ही मुतोंग को जैसे अचानक कुछ याद आ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस सिर हिलाया और आगे बढ़े हुए हाथ को हल्के से थाम लिया। मुतोंग। जैसे ही लियू शियुए वहां से थोड़ी दूर गई, मुतोंग तुरंत मेरे कान के पास आकर दांत पीसते हुए फुसफुसाया, कमाल है, अपनी मंगेतर तक को नहीं पहचानते। मैंने अपना गोरा सा चेहरा गंभीर बना लिया और पूरी शाही गरिमा के साथ कहा, इस बार तो छोड़ देता हूं, लेकिन भविष्य में इस विषय का फिर कभी उल्लेख मत करना। इस सम्राट की पहले से ही एक महारानी है। मेरी बात इतनी गंभीर और आधिकारिक थी कि मुंहतोंग पूरी तरह निरुत्तर हो गया। फिर उसे याद आया कि इस आदमी का दिमाग सामान्य नहीं है। यह अब भी खुद को सम्राट ही समझता है। शियुए, आओ आओ, बैठो। मामू ने बड़े उत्साह से लियू शियुए का स्वागत किया। आज किस काम से आई हो? लियू शियुए सोफे पर सलीके से बैठ गई और धीमे स्वर में बोली, 2 दिन बाद दादाजी का जन्मदिन समारोह है। मैं विशेष रूप से आपको निमंत्रण पत्र देने आई हूं। अरे, निमंत्रण तो किसी से भिजवा देती, तुम्हें खुद आने की क्या जरूरत थी? मामू अपनी होने वाली बहू को जितना देखती उतनी ही संतुष्ट होती जाती। उनके चेहरे की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। कोई परेशानी नहीं, वैसे भी मुझे मूगे से मिले हुए काफी समय हो गया था। ये कहते हुए लियू शियुए को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मामू ने पहले उसे देखा, फिर मुझे, जिसका पूरा ध्यान टीवी पर लगा हुआ था।
उनकी भौं हल्की सी उठी। हाँ, सही है, तुम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हो। ये कहकर मामू ने मुंह ढककर मुस्कुराया। लियू शियुए भी हल्का सा मुस्कुराई। जब उसने देखा कि मैं लगातार टीवी ही देख रहा हूं और उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा, तो उसने एक सुंदर गहनों का डिब्बा निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। मूगे, ये उपहार मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए चुना है। देखो, पसंद आता है या नहीं? मेरी नजर आखिरकार टीवी से हटकर उसकी ओर गई। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और तभी उसे पहचान लिया। अगले ही पल मैं जोर से चिल्लाया, धृष्टता! किसने तुम्हें इस सम्राट का नाम सीधे पुकारने की अनुमति दी? मेरी इस गर्जना से वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। लियू शीयुए तो पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। वह अविश्वास और उलझन भरी नजरों से मुझे देखने लगी। माहौल अचानक बेहद अजीब हो गया। लेकिन जिसने यह अजीब स्थिति पैदा की थी, यानी मैं, मुझे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उल्टा मैं थोड़ा नाराज ही दिखाई दे रहा था। लियू शियुए ने सोचा कि शायद मुझे उपहार पसंद नहीं आया, इसलिए मैं नाराज हूं। उसने बड़ी चतुराई से माहौल संभाल लिया। लगता है मूगे को यह उपहार पसंद नहीं आया। अगली बार मैं इससे भी अच्छा उपहार चुनकर दूंगी। फिर वह मुतोंग की ओर मुड़ी और एक दूसरा उपहार बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। मुतोंग, ये तुम्हारे लिए है। घर वापस आने पर स्वागत है। धन्यवाद। मुतोंग ने उपहार लिया और धीरे से धन्यवाद कहा। इसके बाद लियू शियुए ने मामू से कुछ औपचारिक बातें की। इस दौरान उसकी नजर बार बार मेरी तरफ चली जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे बात करना चाहती हो, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि बातचीत कैसे शुरू करे। आखिरकार जब वह चली गई, तब तक वह मुझसे एक भी ढंग की बात नहीं कर पाई। उसके जाने के बाद मामू ने अपने दोनों बेटों की ओर देखा। अचानक उन्हें कोई जरूरी बात याद आई। वह फिर से सीधी होकर बैठ गई, जैसे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन झक रही हों। उसी समय मैं फिर से प्लेट में रखा तरबूज उठाने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन इस बार मुतोंग मुझसे पहले ही पूरी प्लेट उठा ले गया। तरबूज न मिलने पर सम्राट महोदय ने सिर तिरछा किया और भौहें सिकोड़कर मुतोंग को घूरा। तुम क्या कर रहे हो? मुतोंग ने शांत भाव से मेरी ओर देखा। तुम अब और नहीं खा सकते। क्यों नहीं? सम्राट महोदय ने तुरंत विरोध जताया। मुतोंग की कनपटी फड़क उठी। उसने दांत भींचते हुए मेरे पास पड़े तरबूज के छिलकों की ओर इशारा किया। इन छिलकों को देखो, इन्हें जोड़ो तो आधा तरबूज बन जाएगा और तुम अभी भी खाना चाहते हो। पारिवारिक डॉक्टर ने साफ कहा था कि तुम ठंडी चीजें नहीं खा सकते। अपनी सेहत की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं है क्या? मैंने छिलकों के उस पहाड़ की ओर एक नजर डाली, फिर होंठ फुलाकर नाराजगी से मुंह बिचकाया। कुछ देर बाद मैंने अनिच्छा से नजर उठाई और आखिरकार अपनी निगाह मुतोंग पर टिका दी। मुटोंग, तुम्हें क्या लगता है शियाओ युए कैसा लड़का है? मुंह मां ने सावधानी से पूछा। मुटोंग कुछ उलझ गया। कैसा मतलब? मतलब, तुम्हें उसका स्वभाव कैसा लगता है? मुंह मां ने फिर धीरे से पूछा। मुटोंग ने कुछ पल सोचा और लापरवाही से जवाब दिया, ठीक ही है। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी नजर एक छोटे चोर पर पड़ी जो चुपके से तरबूज उठाने की कोशिश कर रहा था। तरबूज नहीं मिला तो मैं गुस्से से फट पड़ा। मैं महान सम्राट हूं। पहले महारानी मुझे नियंत्रित करती थीं, वो भी किसी तरह सह लिया। लेकिन अब तो असली बेटा भी मुझ पर हुक्म चलाने लगा है। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं बची? मर जाना ही बेहतर है। मैं अचानक खड़ा हुआ और गुस्से में रसोई की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद रसोई से नौकरों की घबराई हुई चीखें सुनाई देने लगीं। मुटोंग और मुमा ने एक दूसरे को देखा और तुरंत रसोई की ओर भागे। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मैं अस्थाई मछली तालाब के किनारे खड़ा था। मुटोंग तेजी से मेरे पास आया। मैं पूरे का पूरा भीगा हुआ था और नंगे हाथों से तालाब में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उलझन थी। अब तुम क्या कर रहे हो? मैंने पानी से सिर बाहर निकाला और गंभीरता से समझाया। मैंने सुना है कि आजकल लोगों को शार्क के खाने के लिए समुद्र में फेंका जाता है। कहते हैं कि उससे निश्चित मौत हो जाती है। तो मैं इसकी परीक्षा कर रहा हूं। ये कहकर मैं तालाब में पागलों की तरह उछल कूद करने लगा। मछलियों के पीछे पूरे तालाब में दौड़ रहा था। बस थोड़ा सा बाकी था कि मैं मछली पकड़कर अपना हाथ सीधे उसके मुंह में डाल देता। मैं उनके पीछे भागते हुए चिल्ला रहा था, तुम लोग मुझे काटते क्यों नहीं? फिर मैंने मुटोंग की तरफ मुड़कर पूछा, ये मुझे काट क्यों नहीं रही हैं? मुटोंग को लगा कि इंसान जब बेहद बेबस हो जाता है तो हंसने लगता है। उसने तालाब के कोने में दुबकी हुई, डर के मारे कांपती छोटी छोटी क्रूसियन मछलियों को देखा। फिर गहरी सांस लेकर केवल दो शब्द बोले, पागल हो तुम। इतना कहकर वह ठंडे चेहरे के साथ मुड़कर चला गया। मैं मछली पकड़ते हुए उसके पीछे चिल्लाया, अरे, तुमने अभी तक बताया नहीं कि यह मुझे काट क्यों नहीं रही है? जैसे ही मैंने सिर घुमाया, मेरी नजर मुमा की आंखों से मिली। उनकी आंखों में दुख भी था और ममता भी। मैं पूरी तरह उलझ गया। अब इन्हें क्या हो गया?
योजना विफल हो जाने के बाद सम्राट महोदय उदास होकर नहाने के लिए कमरे में लौट गए और जो छोटी छोटी मछलियां अभी तालाब में थीं, वे थोड़ी ही देर बाद दूधिया सफेद मछली के सूप में बदलकर खाने की मेज पर पहुंच गईं। सूप इतना स्वादिष्ट था कि मैंने लगातार 3 कटोरे साफ कर दिए। खाने के दौरान मुंह-पिता और मुंमा असामान्य रूप से शांत थे। मुंह टोंग ने उनकी हालत देखकर अपने चॉपस्टिक नीचे रखे और पूछा, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? मुंह पिता और मुंमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। मुंह मां ने जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। मुट्ठी भींचकर उन्होंने कहा, मुंह टोंग, तुम्हारे लौटने के बाद से एक बात है जो हमने अब तक तुम्हें नहीं बताई। असल में हमारे परिवार और लियू परिवार के बीच एक विवाह समझौता है। यह तुम्हारे परदादा ने तय किया था। मूटोंग ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे पहले से पता था। आखिर यह वही मामला था जो मु शियाओबाओ और लियू शियुए के बीच था। मु मा ने आगे कहा, इस सगाई की वजह से शियाओबाओ और शियाओयुए बचपन से साथ बड़े हुए हैं। लेकिन तुम हमारे असली बेटे हो, इसलिए यह सगाई वास्तव में तुम्हारी होनी चाहिए। ये कहते कहते उनकी आवाज जो धीमी पड़ गई। वे डरते हुए हम दोनों के चेहरे देख रही थीं। उन्हें भय था कि कहीं एक लड़की की वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो जाए। ये सुनते ही मैं और मुटोंग दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने चमकती आंखों से कहा, बधाई हो, तुम्हारी मंगेतर है। मैं खाना चबाते हुए पूरी ईमानदारी से उसे शुभकामनाएं दे रहा था। मेरे चेहरे पर दुख का नामो निशान नहीं था, बल्कि थोड़ी खुशी छिप ही नहीं रही थी। मुंह टोंग के होंठ फड़क उठे। मुंह मां ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, तो तुम्हारा क्या विचार है? मुंह टोंग ने बिना सोचे सीधे जवाब दिया, मेरा कोई विचार नहीं। मुंह मां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी आसानी से मना कर देगा। सच में एक बार भी नहीं सोचोगे? नहीं। तो इस सगाई का क्या होगा? मुमा ने हिचकते हुए पूछा। मुटोंग ने सिर घुमाया और उसकी नजर मुझ पर आकर टिक गई। मुंह पिता और मुमा की नजरें भी उसी दिशा में चली गईं। मैं तब तक चुपचाप 2 कटोरे चावल खत्म कर चुका था। अचानक तीनों की निगाहें खुद पर महसूस करके मैं असहज हो गया। धीरे धीरे सिर उठाया, फिर बहुत शालीनता से मुंह पोंछा और ठंडे स्वर में केवल 3 शब्द बोले, असंभव है। श्याओबाओ, पहले तो तुम्हें शियाओयुए बहुत पसंद थी। मुमा ने हैरानी से पूछा। मैंने गंभीरता से कहा, पहले की बात अलग थी, अब वह एक विकृत इंसान है। मेरी आवाज बेहद नरम थी, लेकिन शब्द पूरी दृढ़ता से निकले। वैसे भी यह रिश्ता किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी तो पहले से महारानी है। जैसे ही महारानी का जिक्र आया, उनकी याद अचानक दिल में उमड़ पड़ी। पता नहीं इस समय वह कैसी होंगी। उधर उसी समय लियू परिवार के पुराने घर में बैठी कोई शख्स अचानक छींक उठी। अंधेरी अटारी में दीपक की लौ झिलमिला रही थी। उसकी लंबी परछाई रोशनी में और भी लंबी दिख रही थी। खिड़की के बाहर गहरी शांत रात फैली हुई थी। वह व्यक्ति उलझन में सिर उठाकर खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखने लगा। अचानक एक बिजली आसमान को चीरती हुई निकली। क्षण भर के लिए उसका ऐसा चेहरा रोशन हुआ जो मानो स्वर्गीय सौंदर्य से भरा हो। मेरे अचानक पागलपन भरे व्यवहार की वजह से सगाई का मुद्दा यहीं खत्म हो गया। खाना खाने के बाद महारानी की याद और भी गहरी हो गई, इसलिए मैं अकेला पिछवाड़े के लॉन में जाकर बैठ गया। दोनों हाथों से ठुड्डी टिकाए मैं टकटकी लगाकर आसमान के चांद को देख रहा था। ऊपर की मंजिल से मुटोंग ने यह दृश्य देख लिया। वह उत्सुकता से नीचे आया और पूछा, अब क्या कर रहे हो? मैंने उदास चेहरे से जवाब दिया, मैं अपनी महारानी के बारे में सोच रहा हूं। पता नहीं वह कैसी होंगी। क्या वह भी मेरी तरह इसी चांद को देख रही होंगी? मेरा उदास चेहरा देखकर मुटोंग को लगा कि शायद मैं अपने अभिनय में कुछ ज्यादा ही डूब गया हूं, लेकिन वह हमेशा मुझे महारानी की बातें करते सुनता था। आखिरकार उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, तुम्हारी महारानी कैसी थी? मैंने सिर टेढ़ा किया, कुछ पल सोचा और फिर आसमान में चमकते चांद की ओर इशारा करके गर्व से कहा, मेरी महारानी आसमान के उस चांद की तरह है। मुटोंग ने ऊपर देखा। ठंडी और निर्मल चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जाने उसे क्या याद आया कि वह अचानक मुस्कुरा उठा। उसे लगा कि इस पागल लड़के की कल्पना में बसने वाली स्त्री जरूर किसी निष्कलंक, चांद जैसी पवित्र और सुंदर लड़की होगी। उसी समय शांत रात के आसमान में अचानक बिजली चमकने लगी। लग रहा था कि बारिश होने वाली है। मुटोंग ने नीचे देखा। जमीन पर बैठा वह छोटा सा उदास सम्राट मानो दुख के समंदर में डूबने वाला था। पता नहीं यह मुटोंग का भ्रम था या नहीं, लेकिन उसे लग रहा था कि मेरे शरीर से निकलने वाली उदासी पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई है। उसी समय अचानक बारिश शुरू हो गई और शुरू होते ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। बारिश हो रही है, चलो वापस चलते हैं, मुटोंग ने आवाज लगाई। लेकिन दुख में डूबे हुए मैंने जेब से मोबाइल निकाल लिया, फिर आसमान की ओर देखते हुए गाना बजा दिया, तो बरसने दो इस बारिश को।
अचानक गूंजती हुई गायकी सुनकर मूटोंग स्तब्ध रह गया। बारिश में पूरी तरह भीग चुके उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। वह मुड़ा और बिना कुछ कहे चला गया। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर मैं इसे फिर संभालने वापस आया तो मैं कुत्ता हूं। 5 मिनट बाद मुंह टोंग वापस लौट आया। हाथ में छाता था और वह मेरे बगल में खड़ा था। चेहरे पर ऐसा भाव था मानो जीवन से सारी उम्मीद खत्म हो चुकी हो। तेज बारिश और तूफानी हवा के बीच दोनों किसी दुखी भाइयों की जोड़ी जैसे लग रहे थे। अच्छी बात यह थी कि दोनों की शारीरिक क्षमता अच्छी थी। अदरक का सूप पीने के बाद अगले दिन हम फिर पहले की तरह स्वस्थ और ऊर्जावान थे। कुछ दिन बाद मुंह टोंग सुबह सुबह बाहर चला गया। घर में केवल मैं ही बचा था। मैं खाली समय में यह सोच रहा था कि अगली बार मरने की कौन सी तरकीब आजमाऊं। तभी मुंह पिता चिंतित चेहरे के साथ घर लौटे। श्याओ बाओ, तुम्हारे दादाजी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि उन्हें हमारी याद आ रही है और चाहते हैं कि हम अभी पुराने घर चलें। पुराने पुश्तैनी घर का नाम सुनते ही मुंह मां का चेहरा बदल गया, मानो वह वहां जाने से बचना चाहती हो, लेकिन उनके पास कोई विकल्प न हो। मुंह पिता ने गहरी सांस छोड़ी। मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन उन्होंने पहले ही लोगों को भेजकर मुटोंग को वहां बुला लिया है। आज चाहे कुछ भी हो, हमें जाना ही पड़ेगा। पतिदेव, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुंह मां चिंतित होकर बोली। मुझे भी। मुंह पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। पूरे रास्ते दोनों बेचैनी में बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कांटों पर बैठे हों। गाड़ी से उतरने के बाद भी दोनों किसी बड़े दुश्मन का सामना करने जा रहे हों, ऐसा व्यवहार कर रहे थे। पहले मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मुंह परिवार के पुराने घर के अंदर पहुंचा, सब समझ में आ गया। दूसरे युवा मालिक वापस आ गए हैं। मालिक और बड़े युवा मालिक काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। अंदर जाइए। दरवाजा खोलने वाली नौकरानी का रवैया बेहद रूखा था। उसकी आवाज में व्यंग्य भी छिपा हुआ था। मैंने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन मुंह पिता और मुंह जैसे इसकी आदत डाल चुके थे। वे बस मुस्कुरा दिए और मुझे अंदर ले गए। बैठक कक्ष तक पहुंचने से पहले ही अंदर से हंसी मजाक की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी निगाहें एक साथ हमारी तरफ मुड़ गईं। हर किसी की आंखों में अलग अलग भाव थे। सोफे पर 5-6 लोग बैठे थे। मैंने सब पर नजर दौड़ाई और आखिरकार मेरी नजर अकेले खड़े मुटोंग पर जाकर रुकी। मैंने पूछा, तुम खड़े क्यों हो? मुटोंग हंसा। किसी ने कहा कि मैं गांव से आया हूं और मुझे शिष्टाचार नहीं आता, इसलिए मुझे नियम सिखाए जा रहे हैं। अंदर आने के बाद से ही सबको खुश करने की कोशिश कर रही मुंह मां का चेहरा तुरंत उतर गया। उन्होंने बड़ी बहू की ओर देखकर हिम्मत जुटाई। भाभी, टोंग टोंग बचपन से गांव में बड़ा हुआ है। उसने पहले ही बहुत कष्ट झेले हैं। आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? महंगे कपड़ों में सजी बड़ी बहू तुरंत नाराज हो गई। देवरानी, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारे बेटे को अच्छे संस्कार सिखा रही हूं। क्या यह भी गलत हो गया? जब मुंह टोंग वापस आ चुका है, तो वह मुंह परिवार का युवा मालिक है। अगर बाहर लोगों को पता चला कि मुंह परिवार का बेटा बदतमीज है, तो बदनामी पूरे परिवार की होगी। मैं तो सिर्फ परिवार की प्रतिष्ठा के लिए यह कर रही हूं। बड़ी बहू की जुबान बेहद तेज थी। वह एक के बाद एक ऐसी बातें कह रही थी कि मुंह मां के पास जवाब ही नहीं बचा। आखिरकार मुंह मां ने आंसू रोकते हुए चुपचाप अपमान सह लिया। भाभी, मुंह टोंग हमारा बेटा है। उसे कैसे सिखाना है, यह हम जानते हैं। अपनी पत्नी का अपमान सहन न कर पाने वाले मुंह पिता आगे आए। बड़ी बहू हल्का हंसी। देवर जी, बुरा मत मानना। अगर आप लोग सच में बच्चों को सिखाना जानते तो। उसने मेरी तरफ अर्थपूर्ण नजर डाली। तो शियाओ बाओ इतनी सारी हास्यास्पद हरकतें नहीं करता। फिर उसने और भी जहरीली बात कही। मेरे हिसाब से जब असली बेटा वापस आ गया है तो नकली को अभी तक घर में क्यों रखा हुआ है? मुंह पिता ने मुट्ठियां भींच लीं। बच्चों की अदला बदली एक दुर्घटना थी। वे दोनों निर्दोष हैं। उन्होंने भरसक तर्क दिया। बस करो। तभी अब तक चुप बैठे बुजुर्ग मुंह दादा ने आवाज लगाई। उन्होंने नाराज नजरों से मुंह पिता को देखा, फिर उठकर बोले, बड़े बेटे, दूसरे बेटे, तुम दोनों मेरे साथ चलो। दादाजी के जाते ही बड़ी बहू और भी बेलगाम हो गई। उसने सीधे मुंह को आदेश देना शुरू कर दिया। चूंकि तुम आ ही गई हो तो खाली मत बैठो। आज रात का खाना तुम बनाओगी। याद रखना, ब्रेस्ट पोर्क बनाना। याओ याओ को बहुत पसंद है। खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ। क्या हमें भूखा मारने का इरादा है? मुंह मां ने चुपचाप सिर हिला दिया। फिर मेरी और मुटोंग की तरफ मुस्कुराकर बोली, शियाओ बाओ टोंग टोंग, तुम दोनों खेलो, मां खाना बनाने जा रही है। रसोई की ओर जाती उनकी अकेली पीठ को देखते हुए मुंह टोंग के मुंह से ठंडी हंसी निकली।
उसने सोफे पर बैठे घमंडी माँ बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया था। तुम दोनों भी खड़े मत रहो, जाकर हमारे लिए पानी लाओ और फिर मेरी माँ के कंधे दबाना। युवा मालिक ने बड़े अधिकार से आदेश दिया। मुझे संतरा खाना है, तुम छील कर खिलाओ। मोटी सी मुयाओ ने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। मुटोंग ने व्यंग्य से पूछा, तो पहले तुम लोग इसी तरह रहते थे? मेरे दिमाग में अचानक पुराने दृश्य उभर आए। मैं, मुंह पिता और मुंह मां, तीनों हमेशा इन लोगों द्वारा दबाए जाते थे। सम्राट महोदय मुस्कुराए। जान का भरोसा नहीं, लेकिन इन्हें सबक तो सिखाया जा सकता है। मैंने इसे अपने तरीके से समझा, यानी अब हाथ चलाने का समय आ गया था। समझ गया, मैंने कहा। मुझे इधर उधर देखते देखकर नौकरानी वुमा ने मुस्कुराकर मेज की ओर इशारा किया। दूसरे युवा मालिक, पानी की केतली यहां है और संतरे वहां रखे हैं। मैं धीरे धीरे मेज तक गया, 2 गिलास पानी भरा, फिर आराम से उन माँ बेटे के सामने पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराए। अगले ही पल छपाक, दोनों के चेहरे पर पूरा पानी उड़ेल दिया गया। आह! दोनों चीखते हुए उछल पड़े। हरामजादे, क्या कर रहे हो? लेकिन प्रतिक्रिया देने का मौका मिलने से पहले ही मैंने उनके बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटते हुए पास रखे बड़े मछली घर की ओर ले गया। मुशियाओ बाओ, तुम क्या कर रहे हो? युवा मालिक गुस्से से गरजा। मैंने ठंडी नजर से उसे देखा। पानी पीना था ना? लो, जितना चाहो पी लो। इतना कहकर मैंने दोनों के सिर सीधे पानी में दबा दिए। हे भगवान! छोटे जानवर, छोड़ हमें। नौकरानी वो मां भागती हुई आई और मुझे रोकने लगी। मैंने लगभग बेहोश हो चुके दोनों को बाहर खींचकर फर्श पर फेंक दिया, फिर मुड़कर वो मां की तरफ बढ़ा। तुम क्या करने वाले हो? वो मां डरकर पीछे हटने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर बहुत शांति से कहा, तुमने कहा था ना कि हाथ में चोट है इसलिए खाना नहीं बना सकती। इतनी गंभीर चोट तो शायद हड्डी टूटने पर ही होती है ना? वो मां अभी भी स्थिति की गंभीरता नहीं समझी थी। वह घबराकर बोली, हाँ हाँ, हड्डी टूट गई है। मैं मुस्कुराया, फिर उसका हाथ पीछे मोड़कर जोर से मरोड़ दिया। आ! वो मां की चीख पूरे घर में गूंज उठी। धड़ाक धड़ाक, मैंने उसके मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। बहुत बेसुरी चीखती हो। अगर हड्डी टूटी है तो टूटी हुई जैसी दिखनी भी चाहिए। मैं ऊपर से उसे देख रहा था। वह जमीन पर बैठी दर्द से रो रही थी। तभी होश में आया, युवा मालिक पागलों की तरह मेरी तरफ झपटा, लेकिन बीच रास्ते में किसी ने उसके बाल पकड़ लिए। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां मुटोंग खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडा और भावहीन भाव था। लगता है पानी अभी कम पिया है, मुटोंग ने शांत स्वर में कहा और फिर उसे दोबारा घसीटकर मछली घर की तरफ ले गया। तुम लोग पागल हो गए हो, मुझे छोड़ो। इधर छोटी मुयाओ गुस्से में मेरी तरफ दौड़ी। बुरे आदमी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने हल्के से एक लात मारी। वह सीधे बैठकर जमीन पर गिर गई, फिर जोर जोर से रोने लगी। मैंने मेज से एक संतरा उठाया और उसके खुले मुंह में ठूंस दिया। चुप, अपना संतरा खाओ। मोयाओ की आंखें फट गईं, आंसू झरने की तरह बहने लगे, लेकिन मुंह में संतरा भरा होने की वजह से वह रो भी नहीं पा रही थी। उसी समय ऊपर से मुंह पिता, मुंह दादा और बड़े चाचा नीचे आए। उन्होंने जो दृश्य देखा उससे सभी स्तब्ध रह गए। ये सब क्या हो रहा है? बड़े चाचा का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। अपनी पत्नी और बच्चों की हालत देखकर वह आग बबूला हो उठा। तभी मुटोंग ने आखिरकार दया दिखाई। उसने मछली घर से युवा मालिक को बाहर निकाला और बिना किसी भाव के आकर मेरे बगल में खड़ा हो गया। पागल हो गया है, मूंगे पागल हो गया है। इसने अचानक मुझ पर और यांग छुआन पर हमला कर दिया, यहां तक कि वो मां का हाथ भी तोड़ दिया। याओ याओ को भी नहीं छोड़ा। यांग छुआन चीख चीख कर शिकायत करने लगा। यह सुनकर बड़े चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने हाथ उठाया और मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़े। नालायक! लेकिन मैं उनसे भी तेज निकला। मैंने बगल में रखा फूलदान उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके सिर पर दे मारा। धड़ाम! फूलदान टूट गया। बड़े चाचा के सिर से खून बहने लगा। मैंने ठंडी नजर से उनकी ओर देखा। उन्हें मार लिया लेकिन तुम्हें नहीं मारा तो बुरा लग गया क्या? बड़े चाचा दर्द से लड़खड़ा गए। बदतमीज! क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? मुंह दादाजी गुस्से से कांपते हुए गरजे। मैंने बड़े आराम से जवाब दिया, बिल्कुल पता है। उन्हें पानी चाहिए था तो मैंने पानी पिला दिया। उसे संतरा चाहिए था तो मैंने संतरा खिला दिया। और वो मां बार बार कह रही थी कि उसका हाथ टूट गया है, तो मैंने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। मैंने एक एक करके सबकी ओर इशारा किया और पूरी गंभीरता से अपनी बात रखी। दादाजी का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उन्होंने मुंह पिता की तरफ देखा। दूसरे बेटे,
यही है तुम्हारा वह आज्ञाकारी और संस्कारी बच्चा। आज ये अपने बड़े चाचा चाची को मार रहा है, कल क्या मुझे भी मारेगा। मुंह पिता शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, ऐसा भी हो सकता है। वैसे कल तक इंतजार करने की क्या जरूरत है, आज भी कर सकता हूं। नालायक! दादाजी की आंखें फैल गईं। गुस्से से उनका सीना उठने गिरने लगा। तू तो सिर्फ एक आवारा खून है। तुझे घर से नहीं निकाला, यही हमारी दया है। और अब तू घर में ही उत्पात मचा रहा है। तू तो पूरा अभिशाप है। उन्होंने जोर से आदेश दिया, कोई है? पारिवारिक दंड लेकर आओ। आज मैं इसे सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। यह सुनकर मुंह पिता घबरा गए। पिताजी, शियाओ बाओ अभी बच्चा है, उस पर पारिवारिक दंड कैसे लगाया जा सकता है? बड़ी चाची तुरंत बोल पड़ी, दूसरे भाई, क्या आपको अपने और पराये में फर्क नहीं दिखता? एक ऐसा लड़का जिसका आपसे खून का कोई रिश्ता नहीं, उसने हमें इस हालत में पहुंचा दिया, और आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। उनकी आंखों में मेरे लिए गहरी नफरत थी, मानो मुझे जिंदा खा जाएंगी। यांग छुआन भी हंस पड़ा। दादाजी, आज इसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। इसे पता चलना चाहिए कि इस घर का असली मालिक कौन है। वह मजे से तमाशा देखने की तैयारी कर चुका था। मुख्य आसन पर बैठे दादाजी का चेहरा बेहद कठोर था। कुछ देर बाद नौकर एक लंबा कोड़ा लेकर आया। दादाजी ने मुझे घूरते हुए कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मैं मुस्कुराया। चेहरे पर सम्राट जैसा घमंड था। सम्राट कभी गलत नहीं होता। दादाजी गरजे, तुमने अपने बड़ों और भाई बहनों पर हाथ उठाया। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता, फिर भी तुम खुद को निर्दोष कह रहे हो। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसका दबाव सब पर भारी पड़ रहा था। नियम? मेरी दुनिया में मैं ही नियम हूं। जिद्दी लड़का! दादाजी ने दांत पीसते हुए आदेश दिया, मारो इसे। नौकर कांटेदार कोड़ा लेकर मेरी तरफ बढ़ा। यांग छुआन मुस्कुराया, मूगे, इस बार तेरी खाल उधड़कर रहेगी। कमरे में मौजूद लगभग हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि मैं थोड़ी देर में रोते हुए दया की भीख मांगूंगा, लेकिन अगले ही पल मैंने सीधे कोड़ा छीन लिया और एक झटके में नौकर पर दे मारा। छटाक! उसकी चीख निकल गई। मैं हाथ में खून लगा कोड़ा लिए धीरे धीरे दादाजी की तरफ बढ़ने लगा। बाहर से दादाजी शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर घबरा चुके थे। फिर भी अपनी प्रतिष्ठा के कारण बैठे रहे। मुगे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि... उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उनके कपड़े पकड़ लिए और खिलौने की तरह उठाकर एक तरफ फेंक दिया। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। दादाजी जमीन पर पड़े थे। चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। यांग छुआन घबराकर चिल्लाया। मैंने अचानक मुंह टोंग की तरफ देखा। मुंह परिवार बहुत अमीर है क्या? मुटोंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं। तो क्या इनके पास बहुत शक्ति है? बिल्कुल नहीं। मैंने नाक सिकोड़ ली। न पैसा ढंग का, न ताकत। फिर इतना घमंड किस बात का? फिर मैंने मुंह पिता की ओर देखा। मुंह पिता का दिल उछलकर गले में आ गया। वे मन ही मन प्रार्थना करने लगे, बाकियों को मार लिया, अब मुझे मत मारना। उनकी डरी हुई शक्ल देखकर मुझे भी बोलती बंद हो गई। तभी दादाजी गुस्से से बोले, मुगे, मुंह परिवार ने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाला है। तुम एहसान मानने के बजाय हमें बर्बाद कर रहे हो। क्या सचमुच पागल हो गए हो? मैं बस मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सम्राट महोदय ने पूरे घर में धूम मचा दी। एक के बाद एक कीमती प्राचीन वस्तुएं, महंगी पेंटिंग्स, संग्रह की दुर्लभ कलाकृतियां सब टूटती चली गईं। दादाजी अपनी वर्षों की जमा पूंजी को टूटते देखते रहे। आखिरकार उनका दिल जवाब दे गया। उन्होंने सीना पकड़ा और बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस बुलाओ, अभी पुलिस बुलाओ, इस पागल को गिरफ्तार करवाओ, बड़े चाचा चिल्लाने लगे। तभी मुटोंग धीरे धीरे आगे आया। पुलिस बुलाने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, बड़े चाचा ने दांत पीसते हुए पूछा। क्या तुम हमें धमका रहे हो? मुटोंग मुस्कुराया, नहीं, बस याद दिला रहा हूं। अगर यह खबर बाहर फैल गई कि मुंह परिवार की बड़ी शाखा छोटी शाखा को सालों से प्रताड़ित कर रही थी, तो कंपनी के शेयरों का क्या होगा? बड़े चाचा का चेहरा तुरंत बदल गया। यांग छुआन भी गुस्से से पागल हो गया। मुटोंग, तुम मुंह परिवार के बेटे हो। मूगे ने तुम्हारी 20 साल की जिंदगी छीन ली। तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए, फिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मुटोंग हल्के से हंसा। मेरे मामलों की चिंता मत करो। मुंह परिवार कैसा है, तुम लोग कैसे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उधर मैं अपनी तोड़फोड़ पूरी कर चुका था। मन पूरी तरह हल्का हो गया था।
मैं यांग छुआन के सामने जाकर रुका। कोड़ा जमीन पर पटका। धड़ाम! संगमरमर की टाइलें तक टूट गईं। फिर मैंने ठंडी आवाज में कहा, ये तीनों मेरे लोग हैं। अगर मैंने दोबारा तुम्हें इन्हें परेशान करते देखा तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। ये सुनकर बड़े चाचा का पूरा परिवार डर से कांप उठा। उसी समय मुमा रसोई से ब्रेस्ड पोर्क लेकर बाहर आईं। सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गईं। टूटा हुआ घर, खून से लथपथ लोग और चारों तरफ बिखरा हुआ सामान। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये सब क्या हुआ? मैंने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले शायद यहां डाकू आ गए थे। मुमा और भी उलझ गईं। मैंने उनकी ओर देखा। खाना बन गया? हां। तो सब पैक करो, हम घर जा रहे हैं। इस तरह मुमा की पूरी रात की मेहनत से बनी सारी डिशें हम अपने साथ ले गए और बड़े चाचा के परिवार के लिए छोड़ गए। एक टूटा हुआ घर और शरीर भर चोटें। घर लौटने के बाद मुटोंग ने मुमा को पूरी घटना बताई। यह सुनकर मुमा की आंखें भर आईं। उन्हें खुशी भी हुई और दर्द भी। उन्होंने लगातार मेरे कटोरे में खाना परोसते हुए कहा, शियाओबाओ, आज तुमने बहुत मेहनत की, ज्यादा खाओ। लेकिन दूसरी तरफ मुंह पिता पूरे समय उदास बैठे रहे। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुंह मां ने आखिर पूछ ही लिया, पतिदेव, क्या हुआ? आप कहीं इस बात से नाराज तो नहीं कि शियाओबाओ ने आपके बड़े भाई को पीट दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुंह पिता ने तुरंत सफाई दी। मैंने बिल्कुल भी सहमति नहीं दी। बस आज पिताजी और बड़े भाई ने यह बात उठाई कि मु यांगछुआन मुटोंग की जगह लियू परिवार के साथ विवाह संबंध बनाए। क्या? मुंह मां सदमे में खड़ी रह गई। और आपने मान लिया? बिल्कुल नहीं। मुंह पिता ने सिर हिलाते हुए लंबी सांस छोड़ी। मुझे बस डर है कि वे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वे लोग हद से ज्यादा हो गए हैं। मुंह मां की आंखें भर आईं। हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ये तो सह लिया, अब तो मुटोंग की सगाई भी छीनना चाहते हैं। मुंह पिता ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी आखिरी पसली का टुकड़ा खाकर मैंने सिर उठाया और पूरी शांति से कहा, डर किस बात का? जो हमारा है उसे कोई नहीं छीन सकता। मुटोंग ने ठंडी हंसी हंसी। मुंह परिवार को सच में थोड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। मैंने अचानक तीनों की ओर देखा और बेहद गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, तुम तीनों मेरे लोग हो। बाहर अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो पहले उसे पीटो। अगर नहीं जीत सकते तो भाग आना, फिर मुझे बताना। मैं खुद जाकर उनका हिसाब करूंगा। जिंदगी भर दब्बू बने रहे पिता और हमेशा कमजोर बनी रही मां। दोनों की आंखें भर आईं। वे इतने भावुक हो गए कि लगभग रो पड़े। समय तेजी से बीता और जल्द ही लियू परिवार की दावत का दिन आ गया। हमारा परिवार भी आखिरकार भोज स्थल पर पहुंच गया। मैंने सुस्त नजरों से पूरे हॉल का निरीक्षण किया। अचानक मेरी आंखें चमक उठीं। मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, भोजन क्षेत्र। उधर मूटोंग हॉल में मौजूद लोगों को देख रहा था। भीड़ में उसकी नजर मु यांगछुआन पर पड़ी। वह हमें घूर रहा था। उसकी नजरों में स्पष्ट शत्रुता थी। मूटोंग को अचानक बुरा पूर्वाभास हुआ। वह मुझे चेतावनी देना चाहता था, लेकिन जब उसने बगल में देखा, मैं पहले ही गायब हो चुका था। मुंह मां ने भोजन क्षेत्र की ओर इशारा किया। वहां मैं पूरी लगन से खाने पर टूट पड़ा था। मूटोंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। छोड़ो, वैसे भी मूगे का दिमाग पहले से ठीक नहीं है, बस बाद में उस पर नजर रखनी पड़ेगी। वह मेरी तरफ बढ़ने ही वाला था कि सामने से लियू शियुए आ गया। चाचा जी, चाची जी, आप लोग आ गए। उसने मुस्कुराकर अभिवादन किया। मुंह पिता और मुमा ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। लियू शियुए ने चारों ओर देखा, लेकिन जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रहा था वह कहीं दिखाई नहीं दिया। शियाओगे कहाँ है? उसने पूछा। मुंह मां मुस्कुराई और भोजन क्षेत्र की तरफ इशारा कर दिया। उधर। आज का स्टेक सच में कमाल का था। मैं एक के बाद एक प्लेट साफ कर रहा था। नया स्टेक अभी सर्व हुआ भी नहीं होता था कि मैं पूरा ट्रे खाली कर देता था। एक वेटर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी अभी अभी रखी हुई प्लेट गायब थी। वह मन ही मन चिल्लाया, हे भगवान, आज दावत में कोई राक्षस आ गया है क्या? मैंने स्टेक से भरी प्लेट उठाई। सोचा किसी शांत कोने में बैठकर आराम से भोजन करूंगा, लेकिन जैसे ही मुड़ा, लियू शियुए ने मेरा रास्ता रोक लिया। शियाओगे, तुम आ गए। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। हटो। हालांकि मैंने उसे घूरा था, लेकिन लियू शियुए बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। उल्टा उसे मेरा ठंडा और घमंडी व्यवहार थोड़ा प्यारा लगने लगा। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी दूर से किसी ने उसे पुकार लिया। जाने से पहले उसने कहा, शियाओगे, दावत खत्म होने के बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम मेरा इंतजार करना। लेकिन जैसे ही वह गया,
मैं ये बात तुरंत भूल गया। मैं अपना खाना लेकर एक शांत कोने में बैठ गया। 2 टुकड़े स्टेक ही खाए थे कि दोस्तों, आगे कहानी में थोड़ा सा जेंडर स्लैश वॉइस की प्रॉब्लम है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 से 4 मिनट तक ही रहेगी। आज थोड़ी देर हो गई, इसलिए उसे ठीक करने का समय नहीं मिल पाया। उम्मीद है आप समझेंगे। पास से फुसफुसाहट सुनाई दी। सुना है तुम्हारी मौसी वापस आ गई हैं? हाँ। वह कहाँ हैं? दावत शुरू होने वाली है और अभी तक दिखाई नहीं दी। शिव पेइची इधर उधर देखते हुए बोली। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। लियू शियान ने मुस्कुराकर कहा, सुना है मौसी दक्षिणी प्रांगण गई हैं। दक्षिणी प्रांगण? जहां वह पागल औरत रहती है? वह वहां क्यों गई हैं? अगर वह पागल अचानक हमला कर दे तो? शिव पेइची चिंतित हो उठी। लियू शियान ने धीरे से मुस्कुराकर समझाया, ऐसा नहीं होगा। बहन बाई असल में बहुत अच्छी इंसान है, चिंता मत करो। मौसी सिर्फ उनसे मिलने गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। शिव पेइची ने राहत की सांस ली। दोनों धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तभी एक कोने से अचानक कोई निकल आया। वह मैं था। हाथ में खाली प्लेट थी और मैं आराम से उनके सामने से गुजर रहा था। दोनों को लगा था कि आसपास कोई नहीं है, लेकिन अचानक मुझे देखकर वे चुप हो गए। रुको, शिव पेइची ने गुस्से में पुकारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें सुनने की? मैंने मुड़कर पूछा। तुम मुझसे बात कर रही हो? लियू शियान जल्दी से आगे आया। मिस्टर मू ने जानबूझकर नहीं सुना होगा। शायद रास्ता भटक गए होंगे। स्पष्ट था कि उसने मुझे पहचान लिया था। तुम इसे जानते हो? शिव पेइची ने संदेह से पूछा। लियू शियान ने समझाया, ये मु परिवार के युवा मालिक मुगे हैं और मेरी बहन के मंगेतर भी। फिर उसने थोड़ी झिझक के बाद कहा, लेकिन कुछ समय पहले पता चला कि ये मु परिवार के असली बेटे नहीं हैं। असली बेटा वापस घर आ चुका है। ये सुनते ही शिव पेइची समझ गई। उसने व्यंग्य से कहा, ओह, तो तुम वह नकली बेटा हो जिसने किसी और की जगह छीन रखी थी। कोई हैरानी नहीं कि तुम चोरी छिपे बातें सुनते फिरते हो। लियू शियान ने रोकने की कोशिश की। पेइची, ऐसा मत कहो। मुंह साहब ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन शिव पेइची रुकी नहीं। शियान, तुम बहुत भोले हो, बाहर की दुनिया नहीं जानते। ऐसे लोग ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसकी हर बात ताने से भरी हुई थी। मेरी आंखों की गर्मी धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने शांत स्वर में पूछा, किसने कहा यहां और कोई नहीं है? दोनों चौंक गए। अगले ही पल मैंने पास का पर्दा खींच दिया। पर्दे के पीछे छिपे लोगों की पूरी भीड़ अचानक सामने आ गई। सबके चेहरे पर शर्मिंदगी लिखी हुई थी। वे हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, यंग मास्टर शिव, यंग मास्टर लियू, क्या संयोग है। आज चांद कितना सुंदर है। आप लोग भी चांद देखने आए हैं क्या? इतने सारे लोगों को देखकर शिव पेइची का चेहरा हरा पड़ गया। वह तुरंत मेरी ओर मुड़ी और गुस्से से उंगली दिखाते हुए बोली, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने उसकी उंगली की तरफ देखा। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने उसकी तर्जनी पकड़ ली और धीरे धीरे दबाव बढ़ाने लगा। मेरी आंखों में ठंडा खून और हल्की हत्या की भावना झलक रही थी। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पता है आखिरी इंसान जिसने सम्राट की ओर इस तरह उंगली उठाई थी, उसका क्या हश्र हुआ था? शिव पेइची दर्द से चीख उठी। मैं उसकी उंगली तोड़ने ही वाला था कि तभी मुटोंग अचानक सामने आ गया। मुगे, रुको। मेरी ठंडी आंखों से सामना होते ही मुटोंग का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से कहा, उसे मत छुओ। मैंने उसकी ओर देखा, फिर बेहद घमंडी स्वर में कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं छू नहीं सकता। मुटोंग का गला अटक गया। वह बेबस होकर बोला, तुम सच में समय, जगह और परिस्थिति कुछ नहीं देखते। जहां मौका मिलता है वहीं पागलपन शुरू कर देते हो। वह मेरे कान के पास झुककर धीरे से बोला, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उसे मत छूना। कम से कम यहां तो बिल्कुल नहीं। उसने आसपास मौजूद लोगों की ओर देखा और फुसफुसाया, इतने लोगों के सामने हाथ उठाओगे तो बाद में मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसे देखा। काफी देर तक सोचता रहा। फिर अनिच्छा से शिव पेइची की उंगली छोड़ दी। लेकिन जैसे ही वह आजाद हुई, उसने तुरंत मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। छड़ाक, मेरा हाथ पहले उसके चेहरे पर पहुंच गया। तेज थप्पड़ की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। शिव पेइची ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुमने मुझे मारा? हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? किस अधिकार से मारा? छटाक छटाक, मैंने बिना हिचकिचाहट 2 और थप्पड़ जड़ दिए। मार दिया तो मार दिया। इतने कारणों की क्या जरूरत है? शिव पेइची शर्म और गुस्से से कांपने लगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह पागलों की तरह मेरी ओर झपटी, लेकिन अगले ही पल
मैंने उसे पकड़ लिया और लगातार कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ ही थप्पड़ों के बाद उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा स्पष्टता आ गई। मुटोंग ने उसकी हालत देखी और नजरें फेर लीं। उसे देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का दिखने में इतना दुबला पतला है, लेकिन हाथों में ताकत तो कमाल की है। बेचारी की क्या हालत बना दी। इसी समय लियू शियान आगे आया। यंग मास्टर मू, एची तो बस मजाक कर रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा कर दिया? अब तक काफी लोग तमाशा देखने जमा हो चुके थे। कई लोग मेरी तरफ इशारा करके बातें करने लगे। मैंने सिर घुमाकर लियू शियान को देखा, ऊपर से नीचे तक उसका निरीक्षण किया, फिर से टेढ़ा करके पूछा, क्या बात है? तुम उसकी जगह 2 थप्पड़ खाना चाहते हो? लियू शियान के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। कुछ क्षण बाद उसने खुद को संभाला। शायद इस मामले में दोनों पक्षों की गलती है। क्या मेरी खातिर इसे यहीं खत्म नहीं किया जा सकता? उसके चेहरे पर हमेशा की तरह विनम्र मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद गहरी और गणनाशील थीं। आखिरकार, शिव परिवार को नाराज करके तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं कहना चाहता था, तुम होते कौन हो? लेकिन उससे पहले ही मुटोंग ने मुझे रोक लिया। वह मुस्कुराकर बोला, यंग मास्टर लियू, आप सही कह रहे हैं। ये सब एक गलतफहमी है। लियू शियान मुस्कुराया। मुटोंग ने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई शरारती बच्चे को देखता है। तुमने मुझसे वादा किया था कि उसे हाथ नहीं लगाओगे। मैंने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने उसे हाथ कहाँ लगाया? मुटोंग का चेहरा काला पड़ गया। हाथ नहीं लगाया? तो उसका चेहरा सुअर जैसा किसने बना दिया? मैंने गर्व से कहा, अगर मैं सच में हाथ लगाता तो अभी वह सिर्फ एक लाश होती। मैंने तो पहले ही बहुत दया दिखाई है। पुराने समय में कोई मेरी अवहेलना करता तो उसी समय घसीट कर उसका सिर कलम कर दिया जाता। मू टोंग को अचानक महसूस हुआ कि उसकी सारी अच्छाई बेकार जा रही है। अब शिव परिवार और लियू परिवार दोनों नाराज हो चुके थे। आगे मू परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थीं। वह अभी भी सोच रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। तभी उसके सामने एक खाली प्लेट आ गई। मैंने पूरी गंभीरता से कहा, और स्टेक? मुटोंग ने गहरी सांस ली। खा लो महाराज, बस दोबारा कोई तमाशा मत करना। कुछ दूर शुरू नहीं हुई थी। मुटोंग ने खुद जाकर मेरे लिए स्टेक की पूरी प्लेट भर दी, फिर सामने बैठकर मुझे खाते हुए देखने लगा। आधी प्लेट खत्म करने के बाद मैंने चाकू कांटा रख दिया। क्या हुआ? खाना क्यों बंद कर दिया? मुटोंग ने पूछा। मैंने पेट पर हाथ फेरा। थोड़ा ऊब गया हूं। मुझे एक संतरा चाहिए। मुटोंग ने आंखें घुमा लीं, लेकिन फिर भी संतरा छीलने लगा। साथ ही आसपास लोगों की बातचीत सुन रहा था। सुना है लियू परिवार की तीसरी बेटी भी वापस आ गई है। हाँ, उसे विदेश भेजा गया था ना, वही। लेकिन तुम जानते नहीं, वह बहुत खतरनाक महिला है। सिर्फ 2 साल में उसने लियू परिवार की विदेशी शाखा को, जो दिवालिया होने वाली थी, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी बना दिया। सुना है इस बार वह विरासत छीनने वापस आई है। तब तो मजा आएगा। पहले बड़ी और दूसरी शाखा ने उसे विरासत से दूर रखने के लिए विदेश भेजा था, लेकिन वह फिर भी वापस आ गई। वाह, यही तो असली अमीर परिवारों का ड्रामा है। यह सब सुनकर मुंह की भौहें सिकुड़ गईं। स्पष्ट था कि यह तीसरी बेटी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं तब तक पूरी प्लेट खत्म कर चुका था और अब मेरी नजर पास रखी ब्रेस्ड मछली पर टिक चुकी थी। मुंह ने तुरंत चेतावनी दी, सुनो, ये तीसरी मिस लियू आसान इंसान नहीं लगती। उसे परेशान मत करना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि मैं मुसीबतें खींचने की चुंबक हूं। सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। उसने सिर घुमाया और जो पहला दृश्य उसने देखा वह था प्लेट में बची केवल मछली की हड्डियां। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरे होंठों पर अभी भी सॉस लगी हुई थी। मैंने मासूमियत से पूछा, क्या मैं सच में ऐसा इंसान लगता हूं जो मुसीबत पैदा करता है? मुटोंग 1 सेकंड तक चुप रहा, फिर मेरी आंखों में देखकर पूरी गंभीरता से बोला, हां, मैंने भौहें चढ़ा ली। नादान लड़के, तुम सम्राट पर शक कर रहे हो? यह आग से खेलने जैसा है। मैं उसे भाषण देने ही वाला था कि अचानक भोज हॉल के प्रवेश द्वार की तरफ से भारी हलचल सुनाई दी। सभी लोगों की नजरें एक साथ उसी दिशा में मुड़ गईं। वो रही तीसरी मिस लियू, लियू रुयान। भीड़ में लगातार प्रशंसा की आवाजें गूंज रही थीं। कितनी सुंदर है, सच में कमाल की। लेकिन मुटोंग का व्यवहार अचानक बदल गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। चेहरे पर हैरानी, घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैं काफी देर से संतरे का इंतजार कर रहा था। जब संतरा नहीं मिला तो उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखा। वहां लोगों से घिरी हुई एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। फिर मैंने मुंह टोंग की ओर देखा। वह सिर झुकाए बैठा था, मानो अपना चेहरा प्लेट में छिपा लेना चाहता हो। मैंने पलकें झपकाईं, फिर लियू रुयान की ओर देखा।
और उत्सुकता से मुंह टोंग के पास झुक गया। तुम उसे जानते हो? नहीं जानता, मुंह टोंग ने तुरंत जवाब दिया, इतनी तेजी से कि जैसे पहले से तैयारी कर रखी हो। यह देखकर मैंने लंबी ओ निकाली। कुछ सेकंड बाद फिर मेरी सपाट आवाज सुनाई दी, वो तुम्हारी तरफ देख रही है, वो आ रही है, और अब और भी करीब आ रही है। मेरी बात खत्म होते ही मुटोंग आखिरकार टूट गया। उसने संतरा मेज पर रख दिया और तुरंत खड़ा हो गया। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। उसे लगभग भागते हुए जाते देखकर मैंने होंठ फुला लिए। कम से कम संतरा तो छील कर जाते, मैंने शिकायत की। एक संतरा और एक मछली खत्म करने के बाद मुटोंग वापस आया, लेकिन उसके चेहरे का भाव कुछ अजीब था। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मेरी नजर उसके होंठों पर जाकर रुकी। मुंह में खाना चबाते हुए मैंने पूछा, तुम्हारे होंठ के कोने पर लाल निशान क्यों है? मुटोंग जैसे अचानक होश में आया। उसने दांत पीसे और धीमे स्वर में गाली दी, कमबख्त। मेरी नजर तुरंत दूर खड़ी लियू रोयान पर गई। वह अभी भी मुटोंग को देख रही थी। मैंने उसकी ओर उंगली दिखाकर पूरी गंभीरता से पूछा, जिसे तुम कमबख्त कह रहे हो, क्या वो वही है? मुटोंग ने एक नजर भी नहीं डाली। नहीं, उसने तुरंत इनकार कर दिया। मैंने संदेह से कहा, मुझे तो लगा ये लिपस्टिक का निशान उसी का है। मुटोंग का चेहरा और भी अजीब हो गया। उसने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया, दूसरे हाथ से ब्रेस्ड मछली की प्लेट उठाकर मेरी गोद में रख दी और दांत पीसते हुए बोला, अपनी मछली खाओ। इसी समय मुंह पिता और मुंह मां मेहमानों से मिलकर वापस आए। मुझे खुशी से खाते देखकर दोनों मुस्कुरा दिए। शियाओ बाओ, तुमने तो बहुत खा लिया। लगता है यहां का खाना तुम्हें बहुत पसंद आया। मैंने बड़े शाही अंदाज में मुंह पोंछा, फिर घमंडी स्वर में कहा, ठीक ठाक है, बस खाने लायक। मुटोंग मन ही मन हंसा। अभी अभी 3 पहाड़ जैसी प्लेट स्टेक और 2 बड़ी मछलियां किसने खत्म की थीं? क्या कोई कुत्ता खाकर गया था? मुंह पिता और मुंह मां ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बोले, तुम दोनों यहीं रहो, हमें 2 लोगों से और मिलना है, उसके बाद हम सीधे घर चलेंगे। मुटोंग तो पहले ही यहां से भागना चाहता था। उसने तुरंत हामी भर दी। उनके जाने के कुछ देर बाद हॉल में और वेटर दिखाई देने लगे। सबके हाथों में शराब के गिलास थे। उसी समय एक वेटर सीधे मेरी ओर आया और अचानक उसके हाथ की रेड वाइन पूरी की पूरी मुझ पर गिर गई। मुटोंग ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा, नकली और असली बेटे वाली कहानियों में तो ये काम मुगे को करना चाहिए था, लेकिन आज खुद उसी के साथ हो गया। हालांकि वह हैरान था, लेकिन उसे समझ आ गया कि किसी ने जानबूझकर मुझे निशाना बनाया है। जब वेटर ने कहा कि वह मुझे कपड़े बदलने के लिए विश्राम कक्ष ले जाएगा, मुटोंग तुरंत बोला, मैं भी साथ चलूंगा। कुछ दूरी पर खड़ा मुयांग छुआन यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर साजिश भरी मुस्कान उभर आई। मुके, मुटोंग, आज रात के बाद तुम दोनों पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। लियू परिवार का दामाद सिर्फ मैं बनूंगा। इतने में उसने देखा कि लियू शियुए मेरी तरफ आ रही है। उसे डर हुआ कि कहीं उसकी योजना खराब ना हो जाए। वह तुरंत उसके पास दौड़ा, बहन शियुए। लियू शियुए ने मुड़कर देखा, क्या बात है? मु यांग छुआन ने मासूम चेहरा बनाया, अभी मेरा पैर मुड़ गया है, क्या आप मुझे विश्राम कक्ष तक ले जा सकती हैं? लेकिन लियू शियुए को मेरी चिंता थी। उसने रास्ते से गुजरते एक वेटर को रोका, इन साहब को विश्राम कक्ष पहुंचा दो। फिर बिना रुके मेरी दिशा में चली गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैं और वेटर दोनों गायब हो चुके थे। मु यांगछुआन वहीं खड़ा रह गया। उसने गुस्से से दांत पीसे, धत्त तेरे की मुगे। फिर उसकी नजर लियू शियुए पर गई। लियू शियुए, एक दिन तुम मेरी ही बनोगी, और मुगे, आज रात के बाद तुम पूरे समाज की नफरत का शिकार बनोगे। दूसरी तरफ मुटोंग ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी निगरानी के बाद भी वह मुझे खो देगा। वेटर मुझे घुमावदार रास्तों से ले जाता रहा। हम चलते चलते मुख्य भवन से काफी दूर निकल आए। आखिरकार मेरा धैर्य जवाब देने लगा। और कितनी दूर है? वेटर ने सिर झुकाकर कहा, बस सामने ही है। जब हम एक कृत्रिम पहाड़ी रॉक गार्डन के पास पहुंचे, वह चुपचाप भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली। मेरी ठंडी आवाज पीछे से गूंजी, अभी तो कहां था पहुंच गए? फिर भाग क्यों रहे हो? वह घबरा गया। मैं कहां भाग रहा हूं? मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरी आंखें बेहद ठंडी थीं। सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? जल्दी निपटाओ, मेरी आधी मछली अभी भी बाकी है। वह जिद पर अड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। और फिर भागने की कोशिश की। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया, सीधे उसके घुटने के पीछे मारा। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने पास पड़ी एक ईंट उठाई और उसके सिर पर दे मारी।
एक बार, 2 बार, 3 बार। कुछ ही देर में उसका सिर खून से भर गया। उसकी हिम्मत भी टूट गई। रोते हुए बोला, मत मारो, मैं बता देता हूं। ये सब युवा मालिक शिव की योजना थी। उन्होंने कहा था कि आपको यहां लाकर छोड़ दूं, फिर वापस जाकर लोगों को बुलाऊं। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, अब मुझे उसके पास ले चल। वह हिचकिचाया। मैंने फिर एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन इस बार वह सीधे बेहोश हो गया। मैं हैरान रह गया। इतना कमजोर! मैंने तो ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई थी। अब आसपास कोई नहीं था। रास्ता जानने वाला एकमात्र आदमी भी बेहोश पड़ा था। इसलिए महान सम्राट को खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ा। मैं 2 कदम ही चला था कि अचानक पहाड़ी के पीछे से पीले बालों वाली एक लड़की निकल आई। उसकी शक्ल, सूरत और हरकतें बेहद संदिग्ध थीं। वह मुस्कुराई। छोटे भाई, क्या संयोग है? दीदी के साथ थोड़ा समय बिताओगे? उसे देखते ही मुझे शिवपेची की योजना समझ आ गई। कितनी घटिया महल की साजिश है, मैंने मन ही मन सोचा। वह लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और सीधे उसके सिर पर दे मारा। वह चीख भी नहीं पाई। सिर फट गया और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने हाथ झाड़े और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मैं एक सुनसान आंगन के बाहर पहुंचा। अभी अंदर जाने ही वाला था कि एक बड़ा पीला कुत्ता सामने आ गया। वह दांत निकालकर भौंकने लगा। मैंने होंठ सिकोड़ लिए। वाह, सम्राट भी आज यह दिन देख रहा है। अब तो एक कुत्ता भी मुझ पर भौंक रहा है। कुछ सोचने के बाद मैंने जेब से वह चिकन लेग निकाला, जो मैंने बाद में खाने के लिए छिपा कर रखा था। मैंने उसे दूर फेंक दिया। कुत्ते की नजर तुरंत चिकन लेग पर चली गई। वह खुशी खुशी पूंछ हिलाता हुआ उसके पीछे भाग गया। मैंने उसकी पीठ की ओर देखा, फिर बिना सोचे उस शांत और सुनसान आंगन में प्रवेश कर गया। दूसरी ओर चिकन लेग ढूंढ लेने के बाद बड़ा पीला कुत्ता उसे मुंह में दबाकर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में लियूशियान उससे टकरा गया। वह हैरानी से बोला, दाहुआंग, तुम दक्षिणी आंगन की रखवाली नहीं कर रहे थे? यहां क्या कर रहे हो? फिर उसकी नजर कुत्ते के मुंह में दबे चिकन लेग पर गई। और ये क्या उठा रखा है उधर? मैं उस आंगन में काफी अंदर तक आ चुका था। यह जगह बेहद पुरानी और सुनसान थी। रास्ते भर मुझे एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। मछली खाने की जल्दी में मेरा धैर्य खत्म हो रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सिर उठाया और सामने की ओर देखा। चांदनी रात के नीचे पुरानी अटारी बेहद सुनसान और डरावनी लग रही थी। लेकिन उसी जर्जर खिड़की के भीतर एक व्यक्ति खड़ा था। ठंडी हवा चेहरे को छूकर गुजरी। हम दोनों की नजरें मिलीं। उसे देखते ही मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। बस 2 सेकंड, फिर अगले ही क्षण मैं बिजली की तरह हरकत में आया। कुछ ही छलांगों में तीसरी मंजिल तक पहुंच गया और खिड़की से अंदर कूद पड़ा। बाई निंगबिंग खिड़की के पास खड़ी थी। वह पूरे समय देख रही थी कि कैसे एक रास्ता भटका हुआ छोटा खरगोश भेड़ियों का शिकार बनने के बजाय उन्हें ही निपटाकर यहां तक आ पहुंचा। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी मेरी फुर्ती पर हुई। कुछ ही सांसों के भीतर मैं तीसरी मंजिल चढ़कर उसके सामने खड़ा था। मेरे बेखौफ चेहरे को देखकर बाई निंगबिंग ने हल्के से आंखें सिकोड़ लीं। उसके होंठों पर एक मोहक मुस्कान उभरी। चुपके से उसने अपनी आस्तीन में छिपा हुआ खंजर कसकर पकड़ लिया। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी, ताकि एक ही वार में मेरा काम तमाम कर सके। लेकिन मुझे उसकी हत्या की मंशा का जरा भी अंदाजा नहीं था। मेरे चेहरे पर तो अपनी रानी को खोज लेने की खुशी साफ झलक रही थी। मैं उत्साह से उसकी ओर दौड़ा और पूरी ताकत से उसे गले लगा लिया। मिल गई। बाई निंगबिंग इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। घबराहट में उसके हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। टन! धातु की साफ आवाज कमरे में गूंज उठी। उसकी मुस्कान क्षण भर को जम गई। महारानी, मैंने खुशी से पुकारा। आवाज सुनकर मैं भी नीचे देखने लगा और वह भी। दोनों की नजरें जमीन पर पड़े चमकते खंजर पर टिक गईं। कुछ पल के लिए कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। पकड़ी गई क्या? बाई निंगबिंग बिल्कुल नहीं घबराई। धीरे से उसने अपना हाथ मेरे गले की ओर बढ़ाया। बस एक झटका देती और मेरी गर्दन टूट जाती। लेकिन अगले ही पल मैंने नाक सिकोड़ते हुए उस खंजर को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। महारानी, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। बाई निंगबिंग का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने शक और सतर्कता भरी नजरों से मुझे देखा। फिर उसकी आंखों में किसी शिकारी की तरह शरारती चमक उभरी। लेकिन मैं अपनी ही दुनिया में मग्न था। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा था कि अब कभी आपसे मुलाकात नहीं होगी। लेकिन आप यहां कैसे पहुंची? क्या मुझे ढूंढने आई हैं? कहीं आपने चुपके से मेरे पीछे पीछे प्राण तो नहीं त्याग दिए? वैसे छिपाने की क्या जरूरत थी? मैं मना थोड़ी करता। अब से हम खुलकर साथ रहेंगे।
मेरी महारानी सच में मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। मरने के बाद भी मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गईं। आज मैं उनसे और भी ज्यादा प्रेम करने लगा हूं। अपनी कल्पनाओं में खोकर मैं भावुक हो गया। उसे कसकर पकड़े, कभी उसके कंधे से सिर रगड़ता, कभी उसके सीने से। आखिरकार उसने मजबूर होकर मेरी पेशानी पर हाथ रखकर मुझे दूर धकेल दिया। लेकिन मैं उसकी कमर पकड़े हुए था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। दृश्य बेहद अजीब और हास्यास्पद था। तुम कौन हो? बाई निंगबिंग ने धीमे स्वर में पूछा। मैंने सिर झटककर उसका हाथ हटाया और उसके चेहरे के करीब जाकर उसकी आंखों में झांका। फिर पूरी गंभीरता से पूछा, क्या तुम अंधी हो? क्या? पहली बार उस खूबसूरत चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। अगर अंधी नहीं हो तो मुझे पहचानती क्यों नहीं? बाई निंगबिंग हंस पड़ी। क्या मुझे तुम्हें पहचानना चाहिए? क्यों नहीं? मैंने पूरी शान से जवाब दिया। मैं सम्राट हूं। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। मुस्कान थोड़ी डरावनी थी, लेकिन मानना पड़ेगा बेहद खूबसूरत भी। फिर मुझे अचानक एक भयानक संभावना का एहसास हुआ। मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ध्यान से देखने लगा। यहां तक कि उसकी आंख के नीचे का छोटा सा तिल भी जांच डाला। अजीब बात है, ये तो मेरी महारानी ही है। फिर मुझे पहचान क्यों नहीं रही? अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। कहीं मेरे पीछे मरते मरते इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। उसी क्षण मेरी दुनिया टूट गई। अच्छी खबर, महारानी मिल गई। बुरी खबर, उन्हें मेरी याद ही नहीं है। मेरा चेहरा ऐसा हो गया जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। बाई निंगबिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगने लगा कि यह अचानक प्रकट हुआ लड़का शायद दिमागी तौर पर थोड़ा असामान्य है। मैंने हिम्मत जुटाई और सावधानी से पूछा, भले ही आपको कुछ याद ना हो, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या आप फिर से मेरी महारानी बनेंगी? बाई निंगबिंग चुपचाप मुझे देखती रही। काफी देर बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ बेहद निर्दयी शब्द कहे, नहीं। छटाक, मेरे टूटे हुए आसमान पर एक और बिजली गिर गई। 10 पूरी शक्कर लिपटी मिठाइयां खर्च करके, लाखों मुश्किलें झेलकर मैंने अपनी महारानी से विवाह किया था। पूरी 10 मिठाइयां। और अब वह मुझे पहचान भी नहीं रही थीं। मेरी लाल होती आंखें और दुखी चेहरा देखकर बाई निंगबिंग तक को लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कठोर बात कह दी। कुछ क्षण बाद उसने कहा, जाओ, यह जगह तुम्हारे आने की नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी हथेली नरम और गर्म थी। बाई निंगबिंग की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। अचानक उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। जानते भी हो मैं कौन हूं, फिर भी मुझे साथ ले जाना चाहते हो? जानता हूं, मैंने बिना झिझक जवाब दिया। तुम बाई निंगबिंग हो, मेरी महारानी। मेरा हाथ दर्द से दब गया तो मैंने हल्का सा मुंह बनाया। यह देखकर उसने अनजाने में पकड़ ढीली कर दी, लेकिन उसकी आवाज अब भी ठंडी थी। जब जानते हो मैं कौन हूं, तो किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं एक खूनी पागल औरत हूं? मुझे ये बात कुछ जानी पहचानी लगी। पागल, उपनाम बाई, दक्षिणी आंगन। अचानक मुझे पहले सुनी हुई बातें याद आ गईं। बाई निंगबिंग खतरनाक मुस्कान के साथ मेरे चेहरे को सहलाने लगी। डर गए? अब भी मुझे साथ ले जाओगे? जाऊंगा, हर हाल में ले जाऊंगा। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में दृढ़ता थी। मेरी महारानी आखिर किन हालात में जी रही थी? इतनी टूटी फूटी अटारी में रहना पड़ रहा था। ऊपर से लोग उन्हें पागल कहते थे। एक बार जीवन गंवाने के बाद भी उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों थी? बाई निंगबिंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। वो मेरी आंखों में डर, घृणा या झूठ खोज रही थी, लेकिन उसे वहां केवल साफ और निष्कपट विश्वास दिखाई दिया। और यही बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। वो मेरे पीछे आकर झुक गई। उसका पूरा शरीर लगभग मुझसे सट गया। माहौल खतरनाक भी था और अजीब तरह से अंतरंग भी। उसने सामने रखी एक कांच की बोतल की ओर इशारा किया। अंदर 2 अजीब गोल वस्तुएं रखी थीं। उसकी ठंडी आवाज मेरे कानों के पास गूंजी, बताओ, ये क्या है? क्या? मैंने गौर से देखा। ये इंसान की आंखें हैं। वह हल्के से हंसी। हंसी में विकृत पागलपन की झलक थी। फिर उसने कमरे की हर वस्तु की कहानी सुनानी शुरू कर दी। किसी का संबंध हत्या से था, किसी का खून से, किसी का यातना से। एक से बढ़कर एक डरावनी कहानी। लेकिन मैं आधा भी नहीं सुन रहा था। मेरे कानों से बातें अंदर जाती और तुरंत बाहर निकल जाती। मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था, क्या महारानी जानबूझकर समय बर्बाद कर रही हैं ताकि मेरे साथ न जाना पड़े? मैंने तुरंत कमरे में इधर उधर तलाश शुरू कर दी। मुझे चीजें उलटते पलटते देखकर बाई निंगबिंग ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मदद करूं? ईंट, ईंट। वह सचमुच उलझ गई।
मुझे ईंट नहीं मिली, लेकिन एक भारी सजावटी वस्तु मिल गई। मैंने उसे हाथ में तौला, फिर मासूम सी मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ा, और अगले ही पल धड़ाम, वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाई। सीधे सिर पर वार लगा और बेहोश हो गई। मैंने तुरंत उसे गिरने से पहले पकड़ लिया और लंबी सांस भरी। दिमाग खराब हो जाए तो सच में बड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल बीमार इंसान जैसी हरकतें कर रही थीं। अपनी खोई हुई महारानी को वापस पाने के बाद अब मुझे मछली खाने की भी याद नहीं रही। मैंने फौरन एक चादर खींची, उसे अच्छी तरह लपेटा, कंधे पर उठाया और भाग निकला। बाहर बहुत खतरनाक है, पहले महारानी को घर ले जाकर छिपाना होगा। मैं सावधानी से उसे लेकर आगे बढ़ता गया। बस एक आखिरी दीवार पार करनी थी और हम सफलतापूर्वक निकल जाते, लेकिन ठीक अंतिम क्षण में हमें किसी ने देख लिया। वहां कौन है? मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे मुतोंग की नजर अंधेरी रात में दीवार के पास छिपी एक संदिग्ध परछाई पर पड़ी। मैं धीरे धीरे मुड़ा। चांदनी की रोशनी में मुतोंग ने मेरा परिचित चेहरा देखा, मूगे। मुतोंग पहले तो चौंका, फिर राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे वह पास आया, उसे एहसास हुआ कि मेरे कंधे पर कुछ और भी था, और वह चीज इतनी बड़ी थी कि मेरे दुबले पतले शरीर को लगभग दबा ही रही थी। तुम्हारे कंधे पर क्या है? मुतोंग ने पूछा। मैंने नजरें चुराईं, अपने कंधे पर लिपटी चीज को और कसकर पकड़ लिया और पूरी शांति से बोला, कुछ नहीं। मुतोंग को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वह कुछ कदम और आगे बढ़ा, मैं भी उतने ही कदम पीछे हट गया। तभी ठंडी हवा का झोंका आया, चादर का एक कोना उड़ गया और उसके नीचे से दो लंबी सुंदर टांगें दिखाई दे गईं। मुतोंग की आंखें फैल गईं, उसका दिमाग कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल खाली हो गया। उसने पहले मुझे देखा, फिर मेरे कंधे पर बेहोश पड़ी उस इंसान को, फिर वापस मुझे। उसके मन में मूक चीख गूंज उठी, तुम ये इंसान कहां से चुरा कर लाए हो? जल्दी वापस छोड़कर आओ। मुतोंग का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सीधे किसी को उठाकर ले आऊंगा, चाहे वह लियू परिवार की हो या ना हो। किसी इंसान को चुरा कर लाना फिर भी गलत था। मैंने नाराज होकर भौहें सिकोड़ लीं, फिर पूरी दृढ़ता से कहा, नहीं, वह मेरी महारानी है, पहले से ही मेरी थी। कोई भी मेरी महारानी को मुझसे नहीं छीन सकता। मुझे डर था कि मुतोंग मुझे रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने बाई निंगबिंग को कंधे पर उठाए उठाए ही एक छलांग लगाई और सीधे दीवार पर जा खड़ा हुआ। ठंडी हवा में खड़े होकर मैंने पीछे मुड़कर कहा, जब वापस आना तो मेरे लिए 2 मछलियां भी लेते आना। मैं पहले घर जा रहा हूं। मुतोंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। जब तक मैं उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया, वह वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद मूमा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि मुतोंग बिल्कुल जीवन से निराश व्यक्ति जैसा लग रहा था। तोंग तोंग, क्या हुआ? सिर दर्द कर रहा है। अगर सिर दर्द कर रहा है तो तुमने लाल सॉस वाली मछली पैक करवाने को क्यों कहा? मूमा को यह हरकत बिल्कुल समझ नहीं आई। मुतोंग ने हाथ में पकड़े पैक किए हुए 2 मछलियों के डिब्बों को देखा और दांत पीसते हुए बोला, यह सवाल आपके उस आज्ञाकारी प्यारे और मासूम बेटे से पूछिए। अरे हां, शियाओबाओ कहां गया? तभी मूमा को एहसास हुआ कि दूसरा बेटा गायब है। घर चला गया। हम भी घर चलते हैं। घर पर आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। मुतोंग ने भावशून्य मुस्कान दिखाई। सरप्राइज? मुपिता और मुमा की आंखें चमक उठीं। क्या उनका प्यारा बेटा सचमुच उनके लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहा था? इसलिए जब दोनों खुशी खुशी घर लौटे और उन्होंने अपने बेटे के बिस्तर पर लेटी हुई एक अनजान महिला को देखा, तो उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही भाव बचा, भयंकर सदमा। उधर उनके जाने के कुछ समय बाद ही भोज में मौजूद लियू रोयान जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। इसके तुरंत बाद पूरे लियू परिवार ने घोषणा कर दी, सभी दरवाजे बंद कर दो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। शू पेची को लगा कि शायद उसकी चालबाजी पकड़ी गई है। वह तो खुशी खुशी तमाशा देखने के लिए लोगों को साथ ले जाने वाला था, लेकिन फिर उसे पता चला गायब तो दक्षिणी आंगन वाली वह पागल औरत हो गई है। जब लियू रुयान ने सभी मेहमानों की जांच का आदेश दिया तो शू पेइची के होश उड़ गए। अगर पूरी जांच हुई तो उसकी अपनी करतूतें भी सामने आ जाएंगी। लियू शियान को भी जब पता चला कि बाई निंगबिंग गायब है तो वह चौंक गया। फिर उसकी नजर शू पेइची के घबराए हुए चेहरे पर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। ये बेवकूफ फिर क्या कर बैठा? उधर घर में मुंह पिता और मुमा अपने बेटे के बिस्तर पर अचानक प्रकट हुई उस अजनबी महिला को घूर रहे थे। दोनों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सबसे पहले होश में आते ही मुंह पिता ने दृढ़ स्वर में घोषणा की, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। उन्हें अपनी बात का एहसास हुआ।
उन्होंने झेंपते हुए खांसी की, फिर बेहद सौम्य मुस्कान के साथ पूछा, बेटा, पापा बस ये पूछना चाहते हैं, ये युवती कौन है? मैंने गर्व से ठुड्डी ऊपर उठाई। महारानी, मेरी। तीनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर एक साथ मुड़े और कोने में जाकर फुसफुसाने लगे। मुंह पिता बोले, बेटा, लगता है तुम्हारे भाई की बीमारी और बढ़ गई है। मुंह तोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, हालत काफी गंभीर लग रही है। मुंह मां ने पूछा, क्या उसके दिमाग में फिर पानी भर गया है? मुंह पिता बोले, मैं एक अच्छे मनोचिकित्सक को जानता हूं, कुछ दिनों में उसे दिखाने ले जाऊंगा। मुतोंग बोला, मैं भी एक डॉक्टर को जानता हूं, पहले आप ले जाइए, अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं अपने वाले डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मुंह मां अब भी उसी सवाल में अटकी थीं। तो आखिर दिमाग में पानी भरा है या नहीं? गुप्त बैठक समाप्त हुई। तीनों फिर एक साथ मुड़े, पहले मुझे देखा, फिर मेरी महारानी को। मुंह मां ने जिज्ञासा से पूछा, शियाओ बाओ, यह युवती आंखें बंद करके चुपचाप क्यों लेटी है? उनकी नजर बाई निंगबिंग के गोरे चेहरे और नुकीले नयन नक्श पर पड़ी। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। सचमुच मेरा बेटा है। लड़की चुनने की नजर तो कमाल की निकली। मैंने बिना किसी अपराध बोध के जवाब दिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह सो रही है। ये सुनते ही मुतोंग दोनों माता पिता को फिर एक तरफ खींच ले गया, फिर धीमी आवाज में बोला, एक बात बताना भूल गया था, इसे वह लियू परिवार से चुरा कर लाया है। मुंह पिता और मुमा दोनों जम गए। क्या कहा? तुमने कहा इसे तुम्हारा भाई चुरा कर लाया है? मुंह पिता की आवाज कांप रही थी। लियू परिवार से। मुंह तोंग ने शांत स्वर में अंतिम वार किया। मुंह पिता का मानसिक संतुलन टूट गया। मुंह पिता अंदर से खून उगलने की स्थिति में पहुंच गए। मुंह पिता पूरी तरह बिखर गए। मुंह मां के होंठ कांपने लगे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तो इसका उपनाम लियू है? शायद। मुंह तोंग ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछिए। मुंह मां गहरी सांस लेकर मेरे पास आईं, फिर बड़े प्यार और सावधानी से समझाने लगीं। शियाओबाओ, असल में मम्मी को लगता है कि प्यार जैसी चीज को समय देकर विकसित किया जाता है। हमारा मुंह परिवार बहुत सीधा साधा परिवार है। हम लोग जबरदस्ती प्यार करवाने वाली बातों में विश्वास नहीं रखते। मुंह ने एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। वह धीरे धीरे समझाने लगी, मानो किसी भटके हुए बच्चे को सही रास्ते पर वापस लाने की कोशिश कर रही हूं। मैंने सिर तिरछा करके उनकी ओर देखा। मुझे समझ नहीं आया कि वह मुझसे ये बातें क्यों कह रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात से सहमति में सिर हिला दिया। हम किसी को जबरदस्ती मजबूर करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो एक दयालु और बुद्धिमान सम्राट हूं, कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। मुमा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत कहा, तो फिर क्यों ना हम उस लड़की को उसके घर वापस भेज दें? जैसे ही मैंने सुना कि वे मेरी महारानी को वापस भेजना चाहती हैं, मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैंने दृढ़ता से मना कर दिया, नहीं, वह मेरी है। मुमा स्तब्ध रह गईं। अभी तो तुम कह रहे थे कि किसी को मजबूर करना गलत है, और अब खुद ही भूल गए। शियाओबाओ, प्यार में दोनों की सहमति जरूरी होती है। तुम अभी छोटे हो, नहीं समझते। जबरदस्ती तोड़े गए फल कभी मीठे नहीं होते। उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और गर्व से कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि फल मीठा है या नहीं, बस इतना काफी है कि फल मेरा है। अपना यह दबंग बयान देने के बाद मैंने उन्हें सांत्वना भी दी। चिंता मत करो, महारानी मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। इतना कहकर मैंने सिर झुकाया और बाई निंगबिंग के गाल पर एक चुंबन दे दिया। फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, देखा, मैंने इन्हें चूमा और इन्होंने मुझे रोका भी नहीं। इसका मतलब है कि ये मुझे पसंद करती हैं। मेरी हरकतें और मेरा आत्मविश्वास देखकर तीनों लोग फिर से दंग रह गए। उनके दिल एक साथ चिल्ला उठे, वह बेहोश है। बेहोश इंसान तुम्हें कैसे रोक सकता है? आखिरकार तीनों निराश होकर कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिंता में डूबे आहें भरने लगे। अब क्या करें? मुंह मां की आंखों में आंसू भर आए। कल तक इंतजार करते हैं, शायद कल तक इसका उससे मन भर जाए। तब कोई बहाना बनाकर हम लड़की को चुपचाप वापस भेज देंगे। शायद इतने झटके खाने के बाद मुंह तोंग अब पहले से काफी शांत हो गया था। हालांकि उसकी यह शांति मजबूरी वाली थी। मुंह मां ने फिर चिंता जताई, क्या हम सच में शियाओबाओ और उस लड़की को एक ही कमरे में छोड़ दें? अगर वह शियाओबाओ को नुकसान पहुंचा दे तो? मुंह तोंग ने उनकी ओर देखा और ठंडी हंसी हंसा। अगर वह लड़की बच गई तो गनीमत है। क्या आपने नहीं देखा था? शियाओबाओ जिस तरह उसे देख रहा था, उसकी आंखों में तो हरी चमक निकल रही थी।
सबको बाहर निकालने के बाद मैं खुशी-खुशी वापस बिस्तर के पास आ गया। मेरी नजर बार-बार बिस्तर पर लेटी लड़की पर जा रही थी। आज पूरे दिन इतनी भागदौड़ रही कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था। उसका चेहरा किसी चित्र की तरह सुंदर था। गहरी और नाजुक नाक नक्श, सुंदर और मोहक आंखें। शायद वर्षों तक धूप न मिलने की वजह से उसकी त्वचा सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा गोरी थी। वाकई मेरी महारानी है। अब भी इतनी ही सुंदर है। जितना ज्यादा मैं उसे देखता उतना ही अधिक पसंद करने लगता। कभी उसका हाथ छूता, कभी उसकी उंगलियां, कभी उसके गाल, और आखिर में खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर कई बार चुंबन दे डाले, तब जाकर मेरा मन भरा। इसके बाद मैं संतुष्ट होकर बाथरूम में नहाने चला गया। रात की खामोशी में बाई निंगबिंग की बंद पलकों ने हल्का सा कंपन किया। लंबी पलकें थरथराईं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। उसने पाया कि वह एक अनजान बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके शरीर पर चादर डली हुई थी। सिर में समय समय पर तेज दर्द उठ रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। इस आदमी की हिम्मत तो काफी बड़ी है। वाकई मुझे बेहोश करके उठा लाया। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? अगर उसे मारना चाहता था तो अब तक मारा क्यों नहीं? तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। उसकी निगाह तुरंत उस दिशा में गई। उसके चेहरे पर सतर्कता उभर आई। मैं खुशी खुशी नहाकर बाहर निकला, लेकिन बाहर आते ही देखा कि बिस्तर खाली है। मैं उसे ढूंढने बाहर जाने ही वाला था कि अचानक बाई निंगबिंग ने मुझे दीवार से दबा दिया। एक ठंडी छुरी मेरी गर्दन पर टिक गई। धार हल्की चमक रही थी। हिलो मत। उसकी ठंडी चांद जैसी मधुर आवाज में जानलेवा सर्दी भरी हुई थी। मैंने ऊपर देखा और जैसे ही पहचान लिया कि यह बाई निंगबिंग है, डरने के बजाय मेरी आंखें चमक उठीं। महारानी, आप जाग गईं। बाई निंगबिंग ने मेरी ओर देखा। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान थी। अब भी पागल बनने का नाटक कर रहे हो? क्या सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती? बोलो, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? उसने ठंडी आवाज में धमकी दी। मैंने अपनी गर्दन पर बने घाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मेरे दिमाग ने उसकी बातों में से बस कुछ शब्द पकड़ लिए। धमकी? मुझे मार सकती हूं? मेरे मन में तुरंत विचार आया, दिमाग खराब होने के बाद महारानी की हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। अब तो ये सम्राट को भी धमकाने लगी हैं। मुझे अपने से ज्यादा नाराज दिखता देखकर बाई निंगबिंग कुछ पल चुप रही। उसकी नजर मेरी गर्दन पर पड़े लाल घाव पर गई, गोरे गले पर। वह घाव बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आखिर उसने छुरी वापस रख ली, फिर गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? ये जगह कहां है और मुझे यहां कैसे लाए? मैंने गर्व से ठोड़ी ऊपर उठाई। मैं मुंह देश का सम्राट मुगे हूं। ये मुंह परिवार का घर है और तुम्हें मैं कंधे पर उठाकर यहां लाया हूं। कुछ क्षणों तक बाई निंगबिंग चुप रही। फिर उसकी नजरें और भी जटिल हो गईं। उसे लगने लगा कि शायद उसे कोई मानसिक रोगी मिल गया है। क्या मेरे दुश्मन इतने लाचार हो गए हैं? अब मुझे मारने के लिए एक पागल आदमी भेज रहे हैं? वो कुछ देर तक मेरी साफ और मासूम आंखों को देखती रही, फिर अचानक मुस्कुरा दी। वैसे ही उसका चेहरा बेहद सुंदर था। मुस्कुराने पर तो और भी मोहक लगने लगा। उसकी हर मुस्कान किसी का भी दिल चुरा सकती थी। एक पल के लिए मैं उसे देखकर खो गया। जैसी उम्मीद थी, मेरी चुनी हुई महारानी सचमुच सबसे सुंदर है। मुस्कुराते हुए तो और भी अच्छी लगती है। बाई निंगबिंग मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम मुझे पसंद करते हो? हां, मैंने बिना सोचे जवाब दिया। वह मुस्कुराई। कितना पसंद करते हो? बहुत ज्यादा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वह पूरी तरह खिली हुई जहरीली पोस्त, अफीम के फूल जैसी लग रही थी। तो क्या मेरे लिए मर भी सकते हो, डाइक? दोस्तों, कल हमारे चैनल पर पहली बार कल्टीवेशन वर्ल्ड की धमाकेदार स्टोरी आने वाली है। अगर आपको एक्शन, पावर और एडवेंचर पसंद है तो इस वीडियो को मिस मत करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।